स्टार्ट किया जाए। आज नंबर ऑफ न्यूज़ नियर अबाउट 16 न्यूज़ हैं जो आज मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है। वन बाय वन पहले देखते हैं। पहला न्यूज़ जो हम लोग कवर करेंगे, यूएस क्रिटिसाइज इंडिया इन रिपोर्ट ऑन रिलीजियस फ्रीडम। यूएस कंट्री क्रिटिसाइज मतलब इंडिया को क्रिटिसाइज किया है इन रिपोर्ट। उनका एक रिपोर्ट आया है, वो लोग रिपोर्ट अपना निकालते हैं। उसमें बोला है कि इंडिया में जो रिलीजियस फ्रीडम है वो कर्व किया जा रहा है, माइनॉरिटी को रिलीजियस फ्रीडम नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तक कि इस रिपोर्ट में इन्होंने खुद का अपना भी बुराई किया है कि यूएस में भी बढ़ा है। गाजा का जो युद्ध चल रहा है, यूक्रेन के युद्ध को लेके, यूएस में भी जो माइनॉरिटी है उसके अगेंस्ट में जो एक तरीके से हेट है वो बढ़ रहा है। तो इन्होंने इंडिया को भी क्रिटिसाइज किया है। समझ में आ रहा है ये। फिर सेकेंड न्यूज है, इंडिया लार्जेस्ट लेपार्ड सफारी। लेपार्ड का मतलब होता है छोटा जो वो बाघ होता है, उसको क्या कहते हैं, चीता, तेंदुआ एंड हाँ तेंदुआ। लेपार्ड का मतलब तेंदुआ। सफारी का मतलब होता है कि जीप में बैठ के आप देखते होंगे लोग जाते हैं जंगलों में, देखते हैं, व्यू लेते हैं, तो वो सफारी होता है। सफारी जीप सफारी होता है, ऊंट पे भी लोग चढ़ के देखते हैं तो उसको कैमल सफारी कहते हैं। एलिफेंट पे भी लोग बैठ के घूमते हैं तो एलिफेंट सफारी कहते हैं। सफारी का मतलब होता है सीनिक ब्यूटी लेते हुए कहीं घूमना। तो ओके, तो ये सफारी ओपन इन बनेरघट्टा। बनेरघट्टा कर्नाटका में है, एक फॉरेस्टेड एरिया है, तो इसको बनाया है। ये साउथ इंडिया का पहला सफारी है, ओके, फॉर द लियोपार्ड। नेक्स्ट है कि इंडियाज लुकिंग एट द पोटेंशियल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म एमिड द पन्नू इश्यू। यूएस ने बोला है पन्नू का क्या इश्यू है। पन्नू का नाम सुना है कहीं? तापसी पन्नू का नाम सुना है? एक्ट्रेस है, एक एक्ट्रेस तापसी पन्नू, काफी अभी थप्पड़ मूवी आई थी, काफी फेमस हुई थी। और भी है ए पन्नू कोई और है, ये खालिस्तानी मूवमेंट को लेके लीड कर रहे थे। यूएस इनकी सिटीजनशिप थी, है इंडियन, इनके दादा परदादा लोग इंडिया में रहे, ये लोग अभी यूएस में है, लेकिन अभी भी खालिस्तान का डिमांड कर रहे हैं। खालिस्तान क्या है? पंजाब को ये डिमांड करते हैं कि रिलीजन के आधार पे, सिखिज्म के आधार पे एक दूसरा देश बना दिया जाए, इंडिया से बाहर लिया जाए, वही डिमांड है। इंडिया की कोशिश होती है कि ऐसे एक्सट्रीमिस्ट को एलिमिनेट किया जाए जैसे भी। तो हमने अटेम्प्ट किया था, यहाँ से ऐसा एलिगेशन है कि हमने मारने का कोशिश किया था लेकिन ये बच गए। उसी को यूएस कह रहा है कि आप हमारे सिटीजन्स पे ऐसे अटैक नहीं कर सकते हैं, ये आपका मैटर है, हमारे पास जुडिशियल सिस्टम है, हम उसको फॉलो करते हैं। तो ये मैटर चल रहा है, इससे इंडिया और यूएस के बीच में थोड़ा सा टसल चल रहा है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट न्यूज है मचकुंड दुबे। मुकुंद दुबे होना चाहिए ना, लेकिन मचकुंड दुबे हैं। ये पहले डिप्लोमेट से इनका डेथ हो गया है। तो 1990s में ये काफी फेमस थे, इन्होंने इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे हैं। तो पीसीएस में ये पूछ सकता है कि अभी जिसका डेथ हुआ है, पीसीएस में से क्वेश्चन पूछते हैं कि जो मचकुंड दुबे हैं वो किससे बिलोंग करते हैं। तो ये डिप्लोमेट्स रहे हैं और इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं। किस टाइम पे रहे हैं? 1990s के टाइम पे रहे हैं, ओके, जब कोल्ड वार का लास्ट टाइम चल रहा था तब के हैं, ओके। नेक्स्ट न्यूज है प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर। प्रोलॉन्ग्ड का मतलब होता है काफी लंबे टाइम के लिए। एक्सपोजर का मतलब किसी चीज के आप कांटेक्ट में आते हैं, एक्सपोज होते हैं टू द कोल माइनिंग, टू द कोल माइनिंग, कोल माइनिंग एरिया में जहां कोल का खनन होता है। कॉज रेस्पिरेटरी स्किन डिजीज। रेस्पिरेटरी डिजीज क्या होता है? सांस से लेने वाली डिजीज, जैसे अस्थमा हो गया, टीबी हो गया, ये रेस्पिरेटरी डिजीज होते हैं। एंड स्किन डिजीज मतलब स्किन से रिलेटेड डिजीज, जैसे कि हो गया कुछ चर्म रोग हो गया, शुद्ध हिंदी में तो चर्म रोग ही से कहते हैं। तो जो लोग पाया गया है 6 कोल माइंस जहाँ पे हैं वहाँ पे एक रिपोर्ट देखा गया है, वहाँ पे जो लोग हैं उनमें रेस्पिरेटरी और स्किन डिजीज काफी ज्यादा है। तो ये देखेंगे हम। नेक्स्ट न्यूज है रेडियो एक्टिव इम्प्लांट फॉर द राइनो हॉर्न्स टू कर्व पोचिंग। तो रेडियो एक्टिव क्या होता है? रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि आपने लोहा देखा होगा, आयरन, स्टील देखा होगा, और एल्युमिनियम देखा होगा, कॉपर देखा होगा, ऐसे ही और भी तत्व होते हैं। इन तत्वों की खासियत क्या होती है? इनमें से एमिशन होता रहता है, या तो आयंस का या तो अल्फा पार्टिकल का, जो एक तरीके का रे होता है। ये आपने साइंस में पढ़ा होगा 9th 10th में, ओके। तो रेडियो एक्टिव जो मटेरियल है वो हम इम्प्लांट कर रहे हैं राइनोसोरस के हार्ट में, राइनोसोरस गेंडा, उनके हार्ट में,
टू कर्व पोचिंग, कर्व का मतलब रोक लगाने के लिए, पोचिंग का मतलब जो जानवरों की किलिंग होती है उसको पोचिंग कहते हैं। क्लियर? रेडियो एक्टिव इम्प्लांट, इम्प्लांट का मतलब उस सिंह में वो डाल दे रहे हैं। टू फॉर द राइनो हॉर्न्स टू कर्व पोचिंग, ये है किस में आएगा? जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, क्योंकि हम राइनो को बचाना चाहते हैं, किलिंग बहुत हो रही है। पोचिंग का मतलब होता है कि उनके सिंह के लिए मार दिया जाता है, कि वो सिंह जो उनका होता है वो काफी महंगे दाम में बिकता है। ओके, अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो क्लियर हो रहा है? पिछला वाला किससे था? जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो बीमारियां होती हैं वो साइंस, बेसिक साइंस में पढ़ते हैं, डिजीज के अंडर में। देन है अपोजिशंस लार्जर डेमोग्राफी, एलओपी का मतलब है लीडर ऑफ अपोजिशंस बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस पे काफी एक्सटेंसिव डिस्कशन हो रहा है कि लीडर ऑफ अपोजिशन का क्या रोल है फॉर द डेमोक्रेसी एज वेल एज फॉर द पॉलिसी फॉर्मुलेशन। तो इसको हम बहुत डिटेल में दिया हुआ है, आर्टिकल पूरा है, और इसको जिन्होंने लिखा है ही इज द फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ द पार्लियामेंट। तो वो उनका नाम भी काफी बड़ा है, तो हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे, इस पे एक क्वेश्चन भी करेंगे मेंस का। देन वी विल स्टडी इंडिंग डिफेक्शन। डिफेक्शन का मतलब क्या होता है? दल बदल। जैसे हमने देखा है कि दल बदल काफी कॉमन है इंडिया में, स्टेट लेवल पे भी, कि आप किसी और पार्टी से जीत के आते हैं और आपको अब कोई पोस्ट दिया जाता है, कि जैसे कि वो बोलने कि हम आपको मिनिस्टर बना देंगे, या पैसे जो भी ऑफर करते हैं, तो आप तुरंत बदल के दूसरे पार्टी में चले जाते हैं। ऐसे अस्थिरता आ जाती है, इनस्टेबिलिटी इनटू द गवर्नमेंट एंड द ओवरऑल गवर्नेंस ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट। ओके, तो ये जीएस पेपर 2 में डिफेक्शन शेड्यूल 10 में आता है, तो वो थोड़ा सा हम लोग बेसिक्स देख लेंगे। आफ्टर दैट इट इज टाइम फॉर द इंडिया टू रिक्लेम इट्स वॉइस ऑन द तिब्बत। तो तिब्बत कहाँ पे है? अभी तो चाइना का ऑटोनोमस रीजन हम कंसीडर करते हैं, चाइना उसको अपना पार्ट मानता है, उस पर लड़ाई चल रही है। दलाई लामा उसके जो लीडर हैं, खासकर जो रिलीजियस लीडर हैं, वो इंडिया में अभी रिफ्यूजी हैं। ओके, तो इस पे हम देखेंगे कि यूएस भी आके इंडिया में चाइना के खिलाफ बोल रहा है। तो इस पे एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, इसको लिखा है सुहासिनी हैदर, काफी इंटरनेशनल रिलेशन पे काफी एक्सपर्ट हैं, तो उनके आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। सुहासिनी हैदर, अगर आपका ऑप्शनल पीएसआईआर है तो उनको आप कोट भी कर सकते हैं। तो ये इंटरनेशनल रिलेशन में इंडिया चाइना का रिलेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देन एल्केराज, ये प्लेयर का नाम है, ये बन गए यंगेस्ट मेल टेनिस प्लेयर टू मास्टर ऑल 3 कोर्ट। तो 3 टाइप्स के कोर्ट होते हैं जो टेनिस कोर्ट होता है, इसमें जो उसका सबसे ऊपर वाला, सबसे हाईएस्ट टेनिस का अवार्ड होता है, जो टूर्नामेंट होता है, इसको जीतने वाले ये यंगेस्ट बन गए हैं। तो इसके बारे में देखेंगे, ये पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, केवल प्रीलिम्स के लिए, बस इतना ही जानना है। नेक्स्ट न्यूज इज द रो ओवर द दिल्ली वाटर क्राइसिस। दिल्ली में वाटर क्राइसिस चल रहा है, इनकी लड़ाई चल रही है, हरियाणा है, फिर जो हिमाचल प्रदेश है, जहां जहां से पानी इनको मिलता है। तो ये लोग कोर्ट में भी गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बीच में इंटरवीन भी किया है, लेकिन इसको क्या सोल्यूशन है और क्यों क्राइसिस है, इसके बारे में अच्छा आर्टिकल है, वो हम एनालिसिस करेंगे। ये किस में आएगा? डिजास्टर मैनेजमेंट में भी आ सकता है, और एग्रीकल्चर में भी आ सकता है, रिसोर्स में भी आ सकता है। एग्रीकल्चर में है ना रिसोर्स, वाटर रिसोर्सेज, तो उसमें भी आ सकता है। ओके, देन वी विल स्टडी हाउ वेल इज इंडिया टैपिंग इट्स रूफटॉप सोलर पोटेंशियल। तो सोलर पोटेंशियल का क्या मतलब होता है? सोलर ऊर्जा से जो हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहे हैं, जो हमारा एम है, और कितना हम लोग उसको अचीव किए हैं। एम काफी ज्यादा है, हमने किया है कि रिन्यूएबल एनर्जी से 500 गीगावाट लेके जाएंगे, लेकिन अभी हमें लग रहा है कि 13 गीगावाट के आसपास कुछ पहुंचे हैं रूफटॉप से। तो ये देखेंगे क्यों क्यों डिफरेंस आ रहा है, और इससे रिलेटेड कुछ स्कीम्स दिए हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये आएगा जीएस पेपर 3 में, साइंस एंड टेक में, सोलर एनर्जी कैसे कन्वर्ट होती है। मेनली ये आएगा इन्वायरमेंट में। इन्वायरमेंट में क्यों? कि हम जो क्रूड ऑयल का यूज है, पेट्रोल डीजल से, जैसे कोल से हम जो बना रहे हैं थर्मल पावर प्लांट, उसको हम रिन्यूएबल एनर्जी से चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर जब प्लांट लगाते हैं या सोलर सेल लगाते हैं तो CO2 उत्सर्जित नहीं होता है, तो उससे जो ग्रीन हाउस गैस है वो कम होगा, हमारी एनर्जी नीड बराबर रहेगी। ओके, तो इसके बारे में हम इस पर डिस्कस करेंगे। देन वी विल स्टडी इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड। तो सिर्फ बेसिक जानेंगे कि बॉन्ड्स क्या होते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड क्या है, जस्ट फॉर द प्रीलिम्स एंड द एबिट मेंस में भी इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, जब आपको लिखना है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री को कैसे इंप्रूव करें, इन्वेस्टमेंट कहाँ से है, तो ये आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो जीएस पेपर 3 इकोनॉमी में एक कैपिटल मार्केट पढ़ाया जाता है, उसके अंडर में बॉन्ड्स आते हैं, स्टॉक मार्केट्स, बॉन्ड्स, ये सब उसमें आते हैं।
देन वी विल स्टडी द कॉफी एक्सपोर्ट राइज। कॉफी का मतलब तो सबको पता होगा, एक्सपोर्ट का मतलब हम जो बाहर भेजते हैं वो अभी इंक्रीज हुआ है। टू द यूरोप ब्रेस फॉर द EUDR। EUDR इनकी एक पॉलिसी है, इसको ये फॉलो कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या है। इसमें हम मेनली पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ द कॉफीज इंडिया में क्या होता है, वर्ल्ड में इंडिया की रैंकिंग क्या है, और इंडिया में जो टॉप प्रोड्यूसर कॉफीज स्टेट्स हैं उसके बारे में हम जानेंगे। इतना ही काफी है, ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। लास्ट में है नाटो नेम्स डच PM मार्क रट द नेक्स्ट चीफ। तो नाटो के बारे में थोड़ा सा जाना जाएगा कि व्हाट इज द नाटो, एंड PCS के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये जानना कि अभी जो नाटो का चीफ कौन है, क्योंकि नाटो काफी अभी न्यूज में रह रहा है, क्योंकि यूक्रेन वार को लेके, जो यूक्रेन का वार है, और यूक्रेन के ऊपर क्यों रसिया ने अटैक किया। यूक्रेन चाहता था कि नाटो में आ जाए। नाटो क्या है, एक अलायंस है आर्मी की। वेस्टर्न कंट्रीज जो है नियर अबाउट 32 कंट्रीज हैं, जो US के लीडरशिप में है, वो एक ग्रुप बना है जो कम्युनिस्ट कंट्रीज जैसे रसिया है, चाइना है, इनको कंट्रोल करने के लिए, या इन पे अटैक हो जाए तो उसको जवाब देने के लिए। लास्ट न्यूज है डेथ ऑफ द कस्टडी ऑफ द महसा अमीनी। तो ये सिर्फ ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं था, फिर भी मैंने ये दे दिया कि कभी एस्से में लिखना है कि ग्लोबल स्टेज पे वुमेन्स मूवमेंट क्या चल रहा है। ईरान में मूवमेंट चल रहा है जो बुर्के को लेके, जो नकाब होता है उसको लेके वहां पे विरोध चल रहा है कि हम नहीं पहने, हमारी इच्छा है तो हम पहनेंगे, नहीं इच्छा नहीं पहनेंगे। लेकिन ईरान, देखिए कितना अजीब सा बात है, ईरान में पहनने के लिए मार रहे हैं औरतों को, और फ्रांस में नहीं पहनने के लिए। फ्रांस में अभी ये रूल लगाया था कि कोई नकाब पहन के ऑफिस में आएगा तो वो मना है उसको। तो आप देख रहे हैं एक जगह क्या है, औरत जो वीमेंस है उनके लिए कहा जा रहा है नकाब मत पहनो, एक जगह कह रहे हैं पहनो। तो ये थोड़ा कंट्रोवर्सी है, कभी भी वीमेन इंपावरमेंट पे ऐसे लिखता है तो इस टाइप का एग्जाम्पल काफी इफेक्टिव होता है। क्लियर, स्टार्ट करें पहले न्यूज से। पहला न्यूज ये, लोकसभा स्पीकर सेलेक्ट कर लिया गया ओम बिरला को, और ओम बिरला को करने के पहले क्या होता है प्रोसीजर की, जो हमारे जो मेन लीडर होते हैं टू द पॉलिटिकल पार्टी दैट इज इनटू द पावर, उनके जो लीडर है वो रेजोल्यूशन पास करते हैं, उसके पास उसकी सपोर्टिंग वोटिंग होती है, और उसके बाद इलेक्शन हो जाता है। अगर थोड़ा पहले वॉइस वोट होता है कि जैसे मैं कहूँ कि कितने लोगों को लगता है कल क्लास लेना चाहिए, तो एक बार आप लोग हाथ उठा के हाँ हाँ बोल देंगे। दूसरा होता है कि डिवीजन होता है, डिवीजन में होता है कि असली में काउंटिंग होती है। जैसे मुझे लगा कि बराबर है, कंफ्यूजन है, हाँ वाले कम है या ना वाले ज्यादा हैं, ऐसे में डिवीजन वोट होता है। नॉर्मल अगर 80% लोग हाँ हाँ बोल दें तो डिवीजन वोट नहीं हुआ, क्योंकि क्लियर हो जाएगा ना। लेकिन जहां बहुत कम डिफरेंस होता है कि 42 लोग कह रहे हैं हाँ और 40 लोग कह रहे हैं ना, तो वहां पे काउंटिंग होती है। तो यहाँ पे काउंटिंग नहीं कराया है क्योंकि कंसेंसस बनाने के लिए, तो यहाँ पे डिवीजन वोट नहीं कराया है। ओके, अपोजिशन में कौन लड़ रहे थे? सुरेश, ये थे कहाँ के लीडर हैं? कांग्रेस के, केरला से ये हैं। नेक्स्ट न्यूज, US क्रिटिसाइज इंडिया इन रिपोर्ट ऑन रिलीजियस फ्रीडम। तो रिलीजियस फ्रीडम क्या होता है कि राइट टू प्रोफेस एंड प्रैक्टिस व्हाट एवर यू बिलीव इन, फेथ। जैसे होता है ना कि मैं किसी चीज को फेथ करूं, कोई भी रिलीजन है, कोई भी धर्म है, उसको रिलीजियस फ्रीडम कहा जाता है कि मैं जब तक किसी को हार्म न करूं, या मेरे से किसी के हेल्थ को या किसी को कोई खतरा नहीं है, तो मैं प्रैक्टिस कर सकता हूं। मेरे आइडियोलॉजी या मेरे फेथ या मेरे बिलीफ के लिए कोई मुझे प्रोसिक्यूट नहीं कर सकता है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल इसको प्रोवाइड करता है रिलीजियस फ्रीडम को? आर्टिकल 25 से 28 जो है वो प्रोवाइड करता है रिलीजियस फ्रीडम को। वहां पे साफ साफ लिखा गया है कि रिलीजियस फ्रीडम कोई भी इंडियन सिटीजन या आउटसाइडर कर सकता है, और उस पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। और अगर किसी स्कूल में उसकी भर्ती होती है और वो गवर्नमेंट स्कूल है, तो उसमें उसको जबरदस्ती फोर्स नहीं किया जाएगा कि आप ये प्रार्थना करिए। एज पर ही जो ओन विश, वो चाहे तो करेगा, नहीं चाहेगा तो वापस चला जाएगा। ये सब चीजें हैं आर्टिकल 25 से 28 तक, वो हम जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तब हम उसमें पढ़ेंगे। यहाँ पे ये बोल रहे हैं, जो US का रिपोर्ट आया उसमें उन्होंने बोला है कि अक्रॉस द वर्ल्ड जो रिलीजियस जो माइनॉरिटी के खिलाफ हेट है किसी भी वर्ल्ड में, जैसे अगर मुस्लिम माइनॉरिटी है तो उनके खिलाफ हेट है, अगर बुद्धिस्ट माइनॉरिटी है तो उनके खिलाफ हेट है, अगर ज्यूइश माइनॉरिटी है तो उनके खिलाफ हेट है कंटिन्यूअसली। जैसे कि US ने खुद बोला है कि US के ही के अंदर अभी देखा था हमने कि कई जो यूनिवर्सिटीज थे उनमें मुस्लिम्स के खिलाफ जो हेटर्ड था वो काफी बड़ा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि ये कहीं ना कहीं जिन कंट्रीज में ये हो रहा है, जैसे इन्होंने किस फॉर्म में बोला कि एंटी कन्वर्जन लॉ गवर्नमेंट बना रही है, उसका भी मिसयूज कर रहे हैं। एंटी कन्वर्जन लॉ क्या होता है?
हम्म। हाँ, जैसे कि आपने एंटी कन्वर्जन लॉ बना दिया, लेकिन बाद में इसका मिसयूज ये होता है कि कोई अपने मन से भी कन्वर्ट कर रहा है। नॉर्मल ये होता है कि किसी को अगर कन्वर्ट होना है दूसरे रिलीजन में तो फ्रीडम है, वो हो सकता है। लेकिन लॉ ये बना देती है कि कोई जबरदस्ती करता है तो उसके खिलाफ केस चलेगा और उसको सजा होगी। लेकिन दिक्कत यह है कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, अगर कोई माइनॉरिटी में कन्वर्ट होता है तो उनके खिलाफ एक तरीके से प्रोपोगेंडा बना के कि इन्होंने जबरदस्ती कराया है, उनको या तो वायलेंस होता है या तो ऐसी चीजें फंसा दिया जाता है। तो इसका मिसयूज हो रहा है। जो एंटी कन्वर्जन लॉ एक तरीके से अच्छा है क्योंकि किसी को फोर्स करके आप दूसरा रिलीजन नहीं दिला सकते, लेकिन कहीं ना कहीं इसका मिसयूज होने लगता है, वो मेजॉरिटी करने लगती है। दैट इज द बैड थिंग। यहाँ पे इन्होंने क्रिटिसाइज किया, फिर बोला कि हेट स्पीच, जो लीडर्स हैं वो कहीं ना कहीं से जो अपने स्पीच में भड़काऊ भाषण देते हैं उसका चीज है। समझ में आ रहा है ये? फिर बोल रहे हैं कि डेमोलिशन ऑफ द होम्स एंड द प्लेसेस। अभी हमने देखा था कि डेमोलिशन का मतलब गिरा देना। अभी बुलडोजर से हम देख रहे थे कि गवर्नमेंट गिरा रही थी जहां पे भी थोड़ा भी लग रहा था। तो कहीं ना कहीं ये चीजें एक तरीके से लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ है। जैसे मानिए नॉर्मल तो ऐसे लगेगा कि जो मेजोरिटी में उसको लगेगा कि अच्छा हो रहा है, लेकिन एक समय देखिए कि आप कुछ बोलें गवर्नमेंट के खिलाफ, आपका जेन्यून चीज है कि जैसे कभी लाइट नहीं हुई या कभी जाम लग गया या वाटर लॉगिंग हो गया आपके कॉलोनी में, लेकिन आपने बोला, हो सकता है हर आदमी कोई ना कोई गलती जिंदगी में किया होता है छोटा मोटा। गवर्नमेंट के पास इतना मतलब पॉइंट होता है ना, वो आपका कोई ना कोई चीज निकाल के आ जाएगी। होता है ना कि कभी आपने बिल क्यों लेट से भरा, आपने कभी हो सकता है कि क्रॉसिंग लेट से करा होगा, हो सकता है आपका घर थोड़ा सा आगे हो, जो पेपर में जमीन हो 1 फुट पीछे हो, आपका घर 1 फुट आगे आगे हो। तो ऐसे केस में अगर लॉ रूल ऑफ लॉ नहीं होता है तो वो किसी के खिलाफ यूज हो सकता है। तो मानिए गवर्नमेंट के खिलाफ आपने कुछ बोला, आपने जेन्यून उठाया कि लॉगिंग हो रही है, कि पानी इतना लग रहा है, आप कुछ नाली वाली साफ करवाइए। हो सकता है गवर्नमेंट सोचे कि मेरे विरोधी हैं, तो बुलडोजर किसी के भी खिलाफ हो सकता है। तो इसका हमेशा विरोध होता है कि रूल ऑफ लॉ में आपको कोई भी सजा देना है तो आप कोर्ट जाइए, कोर्ट में प्रूफ कीजिए, आफ्टर दैट जुडिशरी जो करे उसको फॉलो कीजिए। तो कहीं ना कहीं अक्रॉस द वर्ल्ड ये जो मिसयूज हो रहा है पावर का अगेंस्ट द माइनॉरिटी, वो बढ़ा है। इस पे इनका रिपोर्ट बोल रहा है। ओके, यहाँ पे इन्होंने खुद बोला कि यूएस में भी हेट स्पीच जो है, और हेट स्पीच सिर्फ मुस्लिम्स के खिलाफ नहीं, ज्यूस जो हैं, जो यहूदी हैं, जो इजराइल का आपने सुना होगा वहाँ पे मैक्सिमम यहूदी हैं, उनके जो मेन पैगंबर थे, जो मेन मैसेंजर थे, ये वो यहोवा शायद थे। तो वो आप जब रिलीजन पढ़ेंगे उसमें ये सब पढ़ाया जाएगा। ओके, इस समय जो कैटेगरी है इसमें पाकिस्तान भी है, उसमें पाकिस्तान का ब्लास्फेमी जो लॉ है उसका बहुत मिसयूज हो रहा है। ब्लास्फेमी का मतलब होता है कि पाकिस्तान में अगर कुरान के खिलाफ कोई भी कुछ बोलता है तो उसको एक बहुत हार्श सजा है, कि एक तो फांसी की सजा है, डेथ का पेनल्टी है, और छोटी छोटी चीजों पे जैसे आप रिफॉर्म भी किसी चीज का करते हैं तो कहीं ना कहीं आप क्रिटिसाइज ही करते हैं। रिलीजन में ऐसा चीज नहीं है कि सब चीज सही होती है, क्योंकि रिलीजन एक तो बहुत एंशियंट है, 1000, 2000, 3000 साल पुराना है। वहां पे बहुत सी चीजें ऐसी थी जो अब नहीं है, मतलब अब बदलाव हो चुका है। जो पहनने का तरीका होता है या डिफरेंट कम्युनिटी का जो स्टेटस होता है वो बदल चुका है। तो कहीं ना कहीं रिलीजन हमेशा रिफॉर्म होता है। रिलीजन क्या, हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमने अपना संविधान लिखा है, उसमें भी अमेंडमेंट प्रोसीजर दिया है कि समय जब बदले तो लोग बदल दें, वरना तो वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, इररिलेवेंट हो जाएगा। धीरे धीरे चीजें, अगर लॉ हमेशा बदले एज पर द टाइम, दैट विल बी द ऑर्गेनिक लॉ। ऑर्गेनिक लॉ भी जीवित होना चाहिए कि चीज बदल रही है तो लॉ भी थोड़ी सी बदल जाए। ये तो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, जो जूलियन एसांजे हैं उनको बरी कर दिया है, ये वाले असांजे वाला, तो ये कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया लार्जेस्ट लेपार्ड सफारी ओपन एट बनेरघट्टा। तो बनेरघट्टा कहाँ पे, कर्नाटका में। ये इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज में है तो ये पूछ सकते हैं। दूसरा ये इंपॉर्टेंट है कि इट इज द साउथ इंडियाज फर्स्ट एंड द कंट्री लार्जेस्ट लेपार्ड सफारी। तो एक तो साउथ इंडिया का फर्स्ट है और इंडिया का लार्जेस्ट सफारी है, तो ये लिख लीजिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। लेपार्ड का जो साइंटिफिक नेम क्या होता है, पैंथेरा पार्डस। पैंथेरा पार्डस, इट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द लेपार्ड। बनेरघट्टा कर्नाटका के बेंगलुरु जो मेन सिटी है वहां पे है।
सफारी का मतलब तो अभी समझाया, समझ में आया। सफारी का मतलब होता है कि जीप सफारी होता है, कैमल सफारी होता है, एलिफेंट सफारी होता है। इसमें ये होता है कि आप जीप पे बैठ के आप जंगल में चारों तरफ घूम रहे होते हैं, आप नज़ारा देख रहे होते हैं। तो सफारी का एक जो उर्दू मतलब है, मतलब ये एक उर्दू वर्ड से होता है, इसका मतलब होता है कि सैर करना फॉर लंबी दूरी के लिए। एंड दैट्स मीन द जो फॉरेस्ट एरिया में हम सैर करते हैं, दैट इज द दिस सफारी। Next news again. India looking at the potential institutional reform amid the Pannu issue. ठीक है, एसी से दिक्कत है, ठंड लग रही है सबको, बंद करवा दे। ये वाली है। India looking at the potential institutional reform amid the Pannu issue. पन्नू, गुरमीत सिंह पन्नू, ये कौन है? एक एक्सट्रीमिस्ट है, खालिस्तानी मूवमेंट को लीड कर रहे हैं, इनटू द यूएस के सिटीजन है। इनके जो पूर्वज रहे हैं, दादा परदादा लोग, वो इंडिया की सिटीजनशिप थी। ओके, इनका डिमांड ये है, ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि खालिस्तान, खालिस्तान क्या है? पंजाब है, पंजाब में हिंदूज एंड सिख्स हैं। सिक्स का जो डिमांड है, सभी सिक्स का नहीं, उसमें जो एक्सट्रीमिस्ट है बहुत कम परसेंटेज है। 1980 के दौर में ये बहुत हाई पे था। आप पोस्ट इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि इंदिरा गांधी का जो डेथ हुआ था, जो उनका मर्डर हुआ था ऑन द सेम इशू, खालिस्तान का इशू था, वहां पे उस समय बहुत ज्यादा जोरों पे था। ओके, तो अभी भी कुछ जो बच्चे हैं एक्सट्रीमिस्ट, वो कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, वो डिमांड करते रहते हैं। और उनका डिमांड है कि ऑन द नेम ऑफ द रिलीजन, सिख रिलीजन, देयर शुड बी ए सेपरेट कंट्री। उनके लिए एक अलग कंट्री होना चाहिए, उसका नाम होना चाहिए खालिस्तान। अब कोई भी नेशन नहीं चाहेगा कि उसका डिवीजन हो, उसके किसी पार्ट का कोई डिमांड करे, तो इंडिया भी नहीं चाहता है। तो इंडिया का जो इंटेलिजेंस, इस केस में ये हुआ कि इंडिया का जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो यहाँ की एजेंसीज है, उन्होंने एक निखिल गुप्ता नाम के एक बिजनेसमैन को हायर किया। बात किया, बिजनेसमैन ने एक शूटर को हायर किया, शूटर ने पन्नू को मारने की कोशिश किया, लेकिन पन्नू बच गए। तो इसमें यूएस ने ये कहा कि आपको लगता है कि एक्सट्रीमिस्ट है, तो मुझे सबूत दीजिए। आप एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग नहीं कर सकते हैं, आप सबूत दीजिए, फिर उसके बाद हमारी जुडिशरी देखेगी, और जुडिशरी को अगर अच्छा लगेगा तो हम पन्नू को पकड़ के खुद आपको दे देंगे। ये मैटर चल रहा है। ऐसा नहीं है कि यूएस बहुत इसमें सही है, यूएस खुद किलिंग करता है। अभी देखिएगा, ईरान के जो मेन लीडर थे, खयेमी शायद नाम था, उनको मारा है। तो खुद आदमी करता है, खुद वो कंट्री करेगा, लेकिन जब उस पे आता है तो वो अपने को बहुत जस्टिस पे दिखाने लगता है। यूएस ये दिखा रहा है कि हम जुडिशियरी को फॉलो करते हैं, आपने एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की है। अब कोई भी कंट्री है, वो नहीं चाहेगा कि 10 प्रोसीजर में हो। अब वो जस्टिफाई कर देंगे कि हम अलग कंट्री की बात नहीं कर रहे थे, हम तो सिखों के राइट्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे होता है कि कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हर कंट्री करती है, इतना एथिकल इंटरनेशनल लेवल पे कोई नहीं होता है। तो यही मैटर चल रहा है कि इन्होंने कहा कि हम इस केस को, इंडिया से डिमांड किया कि आप कमेटी बैठाइए और खुद ये देखिए कि जो जो इसमें इन्वॉल्व था। मेन दिक्कत इसमें आ रहा है, जो निखिल गुप्ता जो इन्वॉल्व थे, जिन्होंने शूटर को किया था, उनको पकड़ लिया है यूएस ने। वो चेक रिपब्लिक में थे और इसीलिए उनके पास थोड़ा सा ये डोमिनेंट साइड में, इनके पास कुछ प्रूफ है कि आपने एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का वो किया था। इसमें सिर्फ हमें, इसमें इस पूरे आर्टिकल में सिर्फ हमें एक चीज देखना है कि जो इंडिया और यूएस के बीच का रिलेशन है, उसमें एक निगेटिव या इश्यू कॉन्सर्न क्या है, वो जो एक्सट्रीमिस्ट, खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट है, उनके एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की वो है। ओके, यहाँ तक यूएस ने खुद क्या कि हम लोग चाहते हैं कि जो ऐसा कोई इश्यू है जहाँ पे हम अलग अलग मत रखते हैं, उसको मिनिमाइज किया जाए। ओके, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि वी वांट टू रिड्यूस द डिफरेंसेस। ओके, मतलब जहाँ इंडिया, यूएस अभी भी इंडिया को इस समय सबसे ट्रस्टेड अपना पार्टनर या अलायंस मानता है, लेकिन दिक्कत है कि यूएस ऐसा कंट्री है जो कभी भी एथिक्स को नहीं मानता है, वो सिर्फ अपना नेशनल इंटरेस्ट देखता है। वो कभी भी किसी को डिच करता है, कभी किसी को डिच करेगा, कभी किसी के साथ वो जाके अलायंस कर लेगा। तो यूएस मोस्ट प्रैक्टिकल कंट्री इन टू द वर्ल्ड है
कि वो प्रैक्टिकलिटी को बहुत ज्यादा हाई पे, इस समय यूएस इंडिया के क्यों करीब आ रहा है, चाइना को कंट्रोल करना है, चाइना से उनकी लड़ाई चल रही है और इंडिया जो है उनका सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि इंडिया का जो नवल है वो इंडियन ओशियन में भी है और बगल में पैसिफिक है। तो कहीं ना कहीं इंडिया इस समय यूएस के करीब, और इंडिया क्यों जा रहा है, क्योंकि इंडिया को टेक्नोलॉजी चाहिए, रसा डिक्लाइन पे है, रसा का इकोनॉमी खुद उतना ऊपर नहीं है, तो इंडिया को भी एक कन्वर्जिंग पॉइंट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूएस को फायदा है, इंडिया को भी फायदा है विद द क्लोज रिलेशनशिप विद द यूएस। ओके, तो दिस इज द मेन थिंग। समझ में आ रहा है ना कि इसमें इस आर्टिकल से हम लोग क्या गेन कर रहे हैं। नेक्स्ट, ये सिर्फ पीसेस के लिए है, मचकुंद दुबे, ये क्या थे, पहले डिप्लोमेट से, अभी इनका डेथ हुआ है, तो सिर्फ पीसीएस में ये पूछ सकता है, यूपीएससी नहीं पूछेगा इतना जाके। यूपीएससी कॉन्सेप्ट पूछ देगा, जैसे इसमें दिया हुआ कि सुएज कैनाल क्राइसिस का मेंशन है कि ये उस समय इंडिया के डिप्लोमेट्स बने थे नेहरू के टाइम में, और इनके टाइम में जब इन्होंने डिप्लोमेसी स्टार्ट किया था तो उस समय सुएज क्राइसिस चल रही है। सुएज क्राइसिस क्या है, सुएज का नाम सुना है, क्या नाम है? हम्म हम्म इजिप्ट पहले कॉलोनी थी इन लोगों की, फ्रांस, ये यूके की, इंग्लैंड की। ओके, फिर क्या हुआ कि स्वेज क्या है, स्वेज एक कनाल है, कनाल है जो, हाँ, जो नील रिवर है उसको समंदर से कनेक्ट करती है। नील रिवर से एक बीच में गैप है जहां पे लैंड है, और उसको लैंड को कनेक्ट करने के लिए, ताकि रेड सी से डायरेक्ट मेडिटेरियन सी में जहाजें उतरे। ऐसे एक बार मैप दिखाता हूं तो क्लियरिटी आएगी। मैप आप लोग लाए हैं, एक बार यूरोप वाला मैप खोलिए। ये इजिप्ट दिखा, स्वेज यहां पे दिखा, ये रेड सी और मेडिटेरियन सी के बाद थोड़ा सा लैंड पड़ जा रहा है। अब यहां से पहले शिप आते थे और यहाँ पे फंस जाते थे। अब इतने ही दूरी के लिए पूरा इनको घूम के पूरा ये अफ्रीका क्रॉस करके ऐसे जाना पड़ता था। आप समझ रहे हैं, अगर शिप यहाँ से नहीं निकलेगी तो इनको ये घूम के ऐसे जाना पड़ेगा। आर यू गेटिंग ना, कि सिर्फ 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर को के चक्कर में इनको पूरा यहाँ से यहाँ जाना पड़ता था। ओके, तो अब बात हुई कि यूएस, ये फ्रांस एंड यूके की कंपनियों ने मिलकर कहा कि यहाँ पे हम इसको कनेक्टिंग कैनाल बनाते हैं, और उसमें इनका शेयर काफी ज्यादा हो गया, मतलब मैक्सिमम शेयर कॉलोनी था इजिप्ट। तो जब इजिप्ट आजाद हुआ तो उसके बाद इन्हों, उनके जो लीडर थे, नजीर उनका नाम था, उन्होंने डिसाइड किया कि इसको नेशनलाइज कर दें, क्योंकि प्राइवेट कंपनी बनाई थी फ्रांस एंड यूके की। अब ये कनाल काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टोटल जो वर्ल्ड का ट्रेड होता है नियर अबाउट उसका 30% यहाँ से क्रॉस करता था। अब जो इसका कंट्रोल करेगा वही तो ट्रेड को भी कंट्रोल करेगा ना। अब जब इसको नेशनलाइज कर दिया गया, इजिप्ट ने नेशनलाइज कर दिया गया, तो उन्होंने कहा कि आपका जो प्राइवेट मनी है वो दे देंगे, जो फ्रांस एंड यूके की कंपनी थी। अब इसमें है कि पावर गेम हो गया ना, बात पैसे की नहीं है, बात यह है जो कंट्रोल करेगा, ट्रेड कंट्रोल करेगा, वही अपना धौस दिखाएगा। तो ऐसा एक सीक्रेट प्लान बना फ्रांस, यूके एंड बिटवीन द दिस इजराइल, तीनों ने मिलकर एकाएक अटैक कर दिया। पहले इजराइल ने अटैक करना स्टार्ट किया, उसके सपोर्ट में यूके एंड फ्रांस आ गए। तो इसी क्राइसिस को उस समय, अब रसा आ गया सपोर्ट में इजिप्ट के, फिर यूके आ गया, इंटरवेंशन हुआ, फिर धीरे धीरे यूएन को लगा कि काफी मामला बढ़ सकता है, तो यूएन ने रिजोल्यूशन लाया कि जिसकी भी मिलिट्री है सब बाहर जाए, और इसको बाद में इजिप्ट को ही दे दिया गया। इसी को कहते हैं स्वेज क्राइसिस, क्योंकि स्वेज जो कनाल था उसके ओनरशिप कौन उसको कंट्रोल करेगा, इसके लिए फाइट हो रहा था। वो 1956 में हुआ था। जब आप पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया पढ़ेंगे देन इट विल बी वेरी क्लियर। रेड सी और मेडिटेरियन सी को वो कनेक्ट करता है, ये चीज क्लियर है। नाइल रिवर इधर है, जस्ट इसके बगल में नाइल है। ओके, नेक्स्ट न्यूज,
Prolonged exposure to the coal mining cause respiratory and skin disease into the workers. कहाँ पे ये हुआ है? मेनली झारखंड, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ के कोल माइन में है। और मोस्टली देखा गया कि जिस एरिया में ये माइनिंग होती है उसमें जो वर्कर है उनमें जो खर्चे हैं मेडिकल को लेके, खासकर जो स्किन डिजीज है और जो रेस्पिरेटरी डिजीज है उनको लेके काफ़ी ज़्यादा है। मिनिमम जो खर्चा है वो 300 से 1000 के बीच है, और जो ईयरली बेसिस पे उनका खर्चा है वो नियर अबाउट 28,000 पर फैमिली है। हाउस होल्ड का मतलब पर हाउस होल्ड पर फैमिली। ओके, तो दैट इज द हियो। अब बात ये हो रही है कि यहाँ पे देखिएगा, ये बोल रहे हैं कि जो अभी स्ट्रक्चर चल रहा है, कोल से जो पावर है डिस्पाइट वी वांट टू रिड्यूस कोल, दिक्कत ये है कि कोल से घाटा भी है फायदा भी है। ये आगे ये बोल रहे हैं कि कोल माइनिंग को बंद भी नहीं कर सकते हैं। क्यों? एक तो उस पे जो एनर्जी की डिपेंडेंसी है, अभी भी 55% जो हमारा एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है वो कोल से ही हो रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी पे इतना मेहनत करने के भी बाद अभी हम जो हमारा इंटेंडेड है, अभी 2030 तक भी ये कह रहे हैं कि कोल जो होगा 50% डिपेंडेंसी रहेगी। दूसरी चीज ये हो रही है कि कोल माइंस में अगर आप बंद कर देते हैं, भले इनको बीमारियां हैं लेकिन ये जॉब भी बहुत लोगों को दे रहे हैं। जैसे नॉर्मल रिन्यूएबल एनर्जी लगाने पे एक बार जॉब मिलेगा, सेटिंग हो गया, उसके बाद जरूरत नहीं पड़ती है। कोल माइन के केस में कोल माइनस हमेशा लगे रहते हैं, तो एक परमानेंट जॉब मिलता है। तो जॉब का समस्या, उसके बाद जो लाइवलीहुड का है वो समस्या कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी। तो एक तो फायदे दो हैं। फायदा एक तो है कि डिजीज कम हो जाएगा, दूसरा है कि जो एमिशन कोल के जलाने पे होता है, CO2 एंड अदर टाइप ऑफ द जो गैसेज हैं वो कम हो जाएंगी, जो और भी पॉल्यूशन है वो कम होगा। लेकिन घाटा क्या है? एक तो जॉब को लेके, और दूसरा जो एनर्जी डिपेंडेंसी है वो हमारा बरकरार रहेगा। क्यों? जो हमने अभी पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, पेरिस एग्रीमेंट किससे रिलेटेड है? क्लाइमेट चेंज से जो हम एक्शन लेना चाहते हैं, उसमें इंडिया ने कहा है कि हम 500 गीगावाट अचीव करेंगे बाय द 2030। लेकिन अभी भी जो इंडिया का है वो काफी लो है, कैपेसिटी जो है कोल से ज्यादा ही है। लेकिन एक अच्छी बात है कि रिसेंट जो 1-2 साल में हमने देखा है, रिसेंटली टोटल प्रोडक्शन अगर 100 किलोवाट हुआ है या 100 गीगावाट हुआ है, उसमें 71 गीगावाट जो है वो रिन्यूएबल से हुआ है। एंड ओनली नियर अबाउट वेरी लो, मतलब नियर अबाउट 25% जो हुआ है वो कोल से हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा साइन है कि अभी रिसेंट में ओवरऑल आप देखिएगा कोल अभी भी ज्यादा है। जो ओवरऑल कैपेसिटी है नियर अबाउट 450 गीगावाट है। 450 गीगावाट में 200 के आसपास अभी भी हम कोल से ही प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन 2 सालों में जो प्रोड्यूस हुआ है, उस 2 सालों में केवल देखें तो उसमें जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो उसका जो शेयर है वो बढ़ा है। तो दैट इज गुड थिंग। तो ये आप कभी भी जस्टिफाई कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन ये बन सकता है कि डिस्पाइट सो मेनी एफर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट बहुत सी स्कीम चला रही है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। अभी हमने ये सूर्य घर योजना चलाया है PM ने। तो कहीं ना कहीं इतना हमारी योजनाएं होने के बाद भी कोल पे डिपेंडेंसी अभी भी बरकरार है, और ये 50% से ज्यादा है। तो ऐसे केस में आप जस्टिफाई करने के लिए ये एग्जांपल दे सकते हैं कि रिसेंट में हमने देखा है रिन्यूएबल एनर्जी का जो परसेंटेज है ओवरऑल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन में वो बढ़ा है। ओके, तो ये चीजें याद रखेंगे तो एक पॉइंट आपको जस्टिफिकेशन में मिल सकता है। क्लियर हो रहा है इसमें क्या क्या हमने पढ़ा है? डिजीज जो है यहां पे दिया हुआ है कि क्रोनिक डिजीज, अस्थमा, स्किन एलिमेंट एंड द एक्जेमा, डर्माटिसिस। डर्माटिसिस क्या होता है? वो भी एक तरीके से स्किन से ही रिलेटेड होता है। एंड द फंगल इन्फेक्शन। तो ये सब जब आप बायोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें ये सब डिजीज सेपरेटली आपको पढ़ाया जाएगा कि व्हाट आर द मेन कॉज ऑफ द दीज डिजीज। लेकिन एक कॉज ये भी है कि जो कोल माइनिंग में पोल्यूशन हो रहा है उसके कारण ये डिजीज इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट न्यूज है अगेन साइंस से रिलेटेड। मल्टीओमिक्स इज ट्रांसफॉर्मिंग हाउ इंडिया स्पॉट्स एंड ट्रीट TB एंड कैंसर। इसमें मेनली ये डिस्कशन हो रहा है कि जो जेनेटिक नॉलेज हम ले रहे हैं, जैसे अभी हमारा एक गवर्नमेंट का जीनोम सीक्वेंसिंग का प्रोजेक्ट चल रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट इसको कहते हैं। इसमें ये कहते हैं, जीन का मतलब आपको पता है जीन क्या होता है? हम्म हम्म जैसे
सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्ट जो हमारा बना हुआ है, होता है ना कि तोड़ते जाएं किसी पार्टिकल को, तो एक फंडामेंटल पार्टिकल बनेगा जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। तो जो ह्यूमन का है वो सबसे जो छोटा होगा वो डीएनए होगा, उससे भी छोटा एक केमिकल आएगा लेकिन वो डाइल्यूशन के बाद आएगा। लेकिन जो एक फुल फॉर्म में एक एलिमेंट आएगा वो डीएनए आता है। डीएनए में आपका जितना भी इंफॉर्मेशन आपके बॉडी का है वो लिखा रहता है, उसी अनुसार बॉडी उससे इंफॉर्मेशन लेके ग्रो करती है। सेल जो भी ग्रोथ होते हैं वही होते हैं, सिंपल भाषा में यही कहेंगे। जैसे कि आपका आई का कलर ब्लू होगा, ब्लैक होगा, कैसा होगा वो डीएनए बता देता है, वो बचपन में ही सब बता देता है कि आपकी जो हाइट होगी वो कितनी होगी, तो वो सारी इंफॉर्मेशन उसमें कोडेड होते हैं। उसको जो लार्जर फॉर्म होता है वो जीन होता है। जीन इज द सीक्वेंसिंग ऑफ द डीएनए। ओके, अब हम ये जानना चाहते हैं, जैसे जीन इंडिया प्रोजेक्ट में ये हम जानना चाहते हैं कि जितने भी ट्राइब हैं या जितने तरीके के डिफरेंट कम्युनिटी है, उनके लोगों को, एक दो लोगों को हम पकड़ते हैं और उनका एक जीन लेते हैं। जीन की टेस्टिंग होती है कि इनके जो पूर्वज थे उनमें किस टाइप की बीमारियां थी, इनकी इवोल्यूशन कैसी होती है, क्योंकि जीन में इंफॉर्मेशन है, आपका भी इंफॉर्मेशन वो बता देगा और पहले कैसे इवॉल्व हुआ है जीन का ये भी इंफॉर्मेशन बता देगा। तो जीन इंडिया प्रोजेक्ट में नियर अबाउट 10,000 पीपल एंड नियर अबाउट 99 एथनिक ग्रुप, जो मेजर एथनिक ग्रुप है, एथनिक का मतलब डिफरेंट टाइप का कल्चर जो लोगों का होता है वो ग्रुप्स होते हैं। जैसे कि कल्चर आप ट्राइबल्स का देखिएगा अलग अलग होगा, गोंड ट्राइबल्स हैं वो एक एथनिक ग्रुप है, तो उनका हम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं। और सीक्वेंसिंग करने से ये पता चल जाएगा कि हमें स्पेसिफिक टारगेट करना इजी हो जाएगा कि इस बीमारी में इस रीजन में जो लोग रहते हैं इसमें ये बीमारी है, तो ये हम पता लगा सकते हैं कि क्या रीजन है, कि इसी पर्टिकुलर रीजन में है। और कभी भी उनके लिए स्पेसिफिक दवा बनाना हो कि इस रीजन के लिए ये दवा दे दिया जाए तो इफेक्टिव होगा। तो कहीं ना कहीं हमें आगे प्लानिंग करने में कि किस तरीके का डायग्नोसिस किया जाए, किस तरीके का मेडिकेशन किया जाए, वो जीन जो ये जीनोम इंडिया प्रोग्राम है उससे उस पर इम्पैक्ट आएगा। पहले हम रिसर्च कर रहे हैं, जब हम पे इंफॉर्मेशन आएगा तो उसी अनुसार हम प्लानिंग करेंगे। गवर्नमेंट भी तो प्लानिंग कर सकती है कि इस एरिया के लोगों को ये बीमारी ज्यादा होती है, ये प्रिवेंटिव मेजर लेना है। आर यू गेटिंग ना, कि किस तरीके का डायग्नोसिस हो, किस तरीके का अदर थिंग हो जो होगा। क्लियर हो रहा है? एक इसमें ये एक और प्रोग्राम है इंडिजेन, ये भी सेम है। इसमें भी हम क्या कर रहे हैं कि सेम जीन का हम स्टडी कर रहे हैं। इस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था एक साल 2017 के आसपास ये चल रहा था, उसी साल एक ये क्वेश्चन पूछा था, 2017 में पूछा था। With reference to agriculture in India, how can technique of genome sequencing often seen in the news be used in immediate future? क्या आंसर होगा इसका? जीनोम सीक्वेंसिंग का अगर आपको मतलब पता है तो आप बता सकते हैं। Genome sequencing can be used to identify genetic marker for disease resistance and the drought tolerance. Drought tolerance का क्या मतलब होता है? ड्रॉट टॉलरेंस का मतलब होता है कि कोई ऐसा फसल हो जो सूखा पड़े तब भी वो ग्रो कर जाए, मतलब वो सूखे नहीं, खराब ना हो, उसको ड्रॉट टॉलरेंस कहते हैं। जैसे होता है ना कि मैं अगर हीट टॉलरेंस हूं तो कितना भी यहाँ गर्मी बैठेगा मुझ पे फर्क नहीं पड़ेगा, मैं बैठ के पढ़ लूंगा। होता है ना, आदमी अपने आप को टॉलरेंट बता लेता है। टॉलरेंट का मतलब होता है बर्दाश्त करने वाला। तो ड्रॉट टॉलरेंट का मतलब कि ड्रॉट का मतलब होता है सूखा, सूखा को वो बर्दाश्त कर जाए इन द वेरियस क्रॉप प्लांट्स। ओके, दूसरा पॉइंट बोला है कि दिस टेक्निक हेल्प इन रिड्यूसिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू डेवलप न्यू वेराइटीज ऑफ द क्रॉप प्लांट्स। ओके, यहाँ क्या बोलना चाहता है कि दिस टेक्निक, ये जो टेक्निक है दैट विल रिड्यूस द टाइम, जो टाइम है प्लांट को ग्रो करने में, जो मानिए पहले गेहूं 6 महीने में होता था, लेकिन हम सीक्वेंसिंग को चेंज कर दें तो वो कम टाइम में भी हो जाएगा, 3 महीने भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ। थर्ड पॉइंट कह रहा है इट कैन बी यूज टू डेसिफर, डेसिफर का मतलब जानना, जो अनजान चीज है उसको जानने में। द होस्ट पैथोजन, पैथोजन का मतलब होता है कि जो बैक्टीरियाज एंड डिफरेंट टाइप ऑफ जो होते हैं ना वायरस, ये सब उसके बारे में। रिलेशनशिप इन द क्रॉप, क्रॉप में भी तो डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज होते हैं, उसके बारे में। समझ में आ रहा है? क्या होगा इसका आंसर? सेलेक्ट द करेक्ट कोड।
क्या होगा? हिंदी को दिक्कत हो रहा है, मैं हिंदी वाला लाना भूल गया, वो उसमें पेपर में है, अभी ढूंढना पड़ेगा। हाँ, तीनों ही सही है, यही तो है। सिंपल कॉन्सेप्ट पता हो, उस साल 2017 में इसकी बात हो रही थी, 2017 में एक क्वेश्चन पूछ लिया, उस समय कुछ नहीं तो 5-6 आर्टिकल आया था जीनोम सीक्वेंसिंग पे। तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन यूपीएससी का ट्रेंड है कि आपको अगर क्लियरिटी हो, ये कोई नहीं पढ़ा पाता है, लेकिन आप एग्जाम में ही समझ सकते हैं कि जीन का मतलब क्या है। जब जीन इंसान में देख सकता है कि कैसी इंफॉर्मेशन है, तो वही जीन तो प्लांट में भी होता है ना, सेम टाइप ऑफ थिंग। तो वहां पे भी हम पता लगा सकते हैं, ड्रॉट टॉलरेंट कर सकते हैं, जीन को कैंची से काट के आजकल वो अलग अलग हटा देते हैं, जो खराब पार्ट है उसको निकाल के हम जोड़ दे रहे हैं। आजकल आप देख रहे हैं कि जेनेटिक्स जो जीन के बेसिस पे आजकल चल रही है, बहुत सी ये जो बीमारी है उसका इलाज। हाँ, ये सब चीजें हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ द जीन। जैसे अभी हमने देखा है कि जीन क्या होती है, हमारा जो इंफॉर्मेशन है, जो हमारे बॉडी जो प्रोटीन है जो सेल से इंफॉर्मेशन देगी, अगर वो इंफॉर्मेशन जो गलत है उसको हटा के सही वाला जोड़ दे, जहाँ पे कहीं बीमारी है कि बीमारी का इंफॉर्मेशन इसमें कोडेड होगा ना, जो जेनेटिक अगर बीमारी है। जेनेटिक बीमारी का मतलब क्या होता है कि फादर से अपने बेटे में आ जाए, कई बीमारियां आती हैं। जैसे कि अभी हम ये डायबिटीज क्या है, डायबिटीज जेनेटिक है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आता है। जो जेनेटिक जैसे जो ये डायबिटीज जो सेकंड बीटा फॉर्म है वो जेनेटिक है, उसका एक नहीं है, दूसरा वाला है। मतलब कुछ उसमें जैसे ये जो डायबिटीज है कई तरीके के होते हैं। हम्म, एक ओवरऑल क्लोनिंग करे तब ना। जैसे अभी सिर्फ हम बीमारियों के लिए करें तो वो तो सही है ना। जैसे आप जो कह रहे हैं क्लोनिंग को लेके कह रहे हैं, क्लोनिंग तो करना सही नहीं है। क्लोनिंग पे अभी भी डिबेट चल रहा है, एथिकल डिबेट की सही होना चाहिए कि हम गॉड ना बन जाए, हम ही डिसाइड करें कि सब शाहरुख खान जैसे बच्चे दिखें। तो कहीं ना कहीं एक जो नेचर का वे है वो तो बदल जाएगा ना। हर आदमी चाहेगा कि मेरे बच्चा ऐसा ही पैदा हो, एकदम पूरा उसका लुक अच्छा हो, जीन से हम बदल देंगे। तो अभी तो क्लोनिंग उतना हम उस लेवल पे नहीं अब जा पाए हैं कि एकदम क्लोन इंसान को एकदम सेम टू सेम करें, क्योंकि अभी भी बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं। पैदा होने के बाद उनमें बीमारियां को बहुत सी हैं, सर्वाइवल रेट बहुत कम है, वो ज़्यादा दिन तक जी भी नहीं पा रहे। लेकिन ये है कि जो जीन एडिटिंग है, बीमारियां तो सही कह सकते हैं ना, बीमारियां तो फॉर ओवरऑल किसी भी इंसान को बीमारी नहीं हो, ये तो अच्छी बात है। क्रॉस ब्रीडिंग, तो क्रॉस ब्रीडिंग भी तो एक तरीके का वही है, मतलब एक तरीके से आप देखें। हाँ हाँ, क्रॉस ब्रीडिंग भी ऐसे जेनेटिक का भी तो यूज होगा ना, आप दूसरे ब्रीड को, जीन्स को दूसरे में इंसर्ट कर रहे हैं, एक नेचुरल वे है, तो वो भी सही है। इस पे तो डिबेट चल रहा है, एक एकदम एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया जा सकता है कि एकदम लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। हम्म 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 हम्म, हाँ 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 हाँ, इसमें हम और प्रिसाइज चले गए। वो ब्रीडिंग था कि एक दूसरे को ब्रीड पे मिला रहे हैं, इसमें प्रिसाइज जीन तक जा रहे हैं। वो था कि दो ब्रीड को बना लें, लेकिन एग्जैक्ट हम जीन पे नहीं जा रहे हैं। इस पे एकदम एग्जैक्ट जीन जो माइन्यूट फॉर्म पे जा रहे हैं ना, वहां पे हम कट करके चेंज कर दे रहे हैं। उसमें तो आप एकदम दो ब्रीड को बनाया, उसके बाद एक थर्ड ग्रीन से येलो आपने ला दिया, ओके। लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं कि एकदम ये वाली बीमारी हम चेंज करेंगे, ठीक है। जीन में हो गया कि एकदम माइक्रो लेवल पे आप पहुंच गए। जैसे ऐसे आप रोज का एक गुलाब का वो येलो रोज ले ले, एक आप व्हाइट रोज ले ले या रेड रोज ले ले, तो वो तो ब्रीडिंग हो जाएगी। लेकिन रोज के अंदर अगर कोई बीमारी को ही सिर्फ खत्म करना है, वो तो रोज का ब्रीडिंग कंबाइंड हो जाएगा। लेकिन उस बीमारी को ही सिर्फ हटा दे, वो जीन लेवल पे जाएगा, जीन और प्रिसाइज लेवल आ गया। आर यू गेटिंग ना कि क्या मैं कहना चाहता हूँ, जीन किस लेवल पे है। कौन? हाँ, लेकिन अभी मेन है, जैसे प्लांट पे कर तो रहे हैं, अभी कॉटन का जेनेटिक वर्जन लाए हैं, तो अभी उसमें भी दिक्कत आई है, उसके जो एक जो पेस्ट अटैक हुए वो काफी ज्यादा हो गया।
तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत है कि आप जीन जब जेनेटिक लेके आ रहे हैं तो जो लोकल वैरायटी है आप उसको गायब कर देंगे। लोकल वैरायटी का ये है कि डाइवर्सिटी रहती है। डाइवर्सिटी ये है कि जैसे एक 10 तरीके के प्लांट है, जैसे आपका बगीचा है, आप में 10 तरीके के मैंगो हैं, लेकिन अगर आप जेनेटिक लाएंगे तो हर आदमी चाहेगा कि एक वैरायटी जो सबसे अच्छा वाला है सिर्फ उसी को लेके आए, जिससे ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, जिसमें एक पेड़ से 200 फल आए। ऐसे नॉर्मल आपका 40-50 आ रहा है, लेकिन जब सब आदमी 200 फ्रूट जो दे रहा है उस पेड़ को लगा दे, मानिए आपने सबने दशहरी लगा दिया कि दशहरी से ज्यादा आ रहा है, सबने दशहरी लगा दिया, लेकिन ये हर जो वैरायटी होता है उसका प्रॉपर्टी होता है कि उसको एक पर्टिकुलर टाइप का कीड़ा या पेस्ट होता है वो अटैक करता है। वो वाला कीड़ा जो दशहरी को करेगा वो लंगड़ा को नहीं करेगा, या वो जो कौन सा दूसरा आम होता है, जर्दा होता है, या जो भी अन्य वैरायटी है उस पे वो अटैक नहीं करेगा। तो अगर पेस्ट अटैक होता है मानिए, तो अगर आपने डाइवर्सिटी लगा है तो सिर्फ आपका जो दशहरी वाला है उस पे अटैक करेगा। लेकिन अगर आपने पूरा दशहरी लगा दिया, अगर आपके डाइवर्सिटी है 10 तरीके के पेड़ हैं, तो आपके और पेड़ बच जाएंगे। लेकिन अगर आपने 10 पेड़ लगा रखे हैं कि सिर्फ दशहरी है, तो वो जो पेस्ट अटैक होगा एक ही बार आपका सब खत्म कर देगा। यही है जेनेटिक वैरायटी में। जैसे राइस का है, राइस का 50 वैरायटी होता है, आप जाइए गांव में, कोई तरीके का वो लगाया रहता है धान, कोई तरीके का, लेकिन सबने अगर जेनेटिक वाला ला दिया कि एक ही वैरायटी का लगा लिया जिससे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, उस केस में हुआ कि ठीक है जिस साल प्रोडक्शन हो गया आपने ज्यादा कमा लिया, लेकिन जिस साल अटैक हुआ उस साल पूरा का पूरा फसल एक ही बार खत्म, तो फेमाइन ओमाइन के चांसेस जाएंगे। और दूसरी चीज होती है कि जो जेनेटिक वैरायटी है उसका क्या साइड इफेक्ट सॉइल पे है, हेल्थ पे है, वो आते आते पता चलता है। रिसर्च होता है, जैसे जो हम पे बीमारियां होती हैं वो एक बार में नहीं पता चलता, उसको साइड इफेक्ट आने में कभी कभी 20 साल 25 साल लग जाते हैं। तो अभी हमें नहीं पता है। ये है कि आपने अगर जेनेटिक वैरायटी लाके वही 5 सालों में सारी जगह कर दिया और उसका कभी 5-10 साल बाद साइड इफेक्ट पता चला, जैसे अभी हम कह रहे हैं ना कि कोवैक्सीन हमने लगा लिया, उतना टेस्ट नहीं कराया, लेकिन अभी हम देख रहे हैं क्लॉटिंग का इफेक्ट आ रहा है। जवान लोगों में हार्ट अटैक क्यों आ रहा है? क्योंकि क्लॉटिंग हो जा रही है, उसका साइड इफेक्ट अब पता चल जाए। हमने तेजी में तो उस समय लगा दिया। जनरली एक वैक्सीन बनाने में कुछ नहीं तो 15 साल लगते हैं, आपने 1 साल में बना के लगा दिया, आपने तो साइड इफेक्ट देखा नहीं। अब साइड इफेक्ट जब अब आ रहा है तब हमें पता चल रहा है ना कि इसका साइड इफेक्ट ये था, ये था, ये था। कई तरीके के डेथ आ रहे हैं, क्लॉटिंग एक कॉमन आ रहा है कि सबसे ज्यादा हार्ट अटैक इस समय माना जा रहा है कि इसी के कारण आ रहा है। तो जेनेटिक का भी ये भी निगेटिव है। जब बायोटेक्नोलॉजी का एक पूरा क्लास लगेगा उसमें हम यही डिस्कस करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी कैसे हम जीन्स ब्रीडिंग जो आप सब कह रहे हैं उस पर डिस्कशन होगा। अभी हमें सिर्फ न्यूज में ये देखना है कि आज हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं कि मेनली अभी जो इस जीन्स का अभी रिसर्च चल रहा है उससे हमने पता लगा है कि जो टीबी एंड कैंसर होता है उसके जो स्पेसिफिक जो सेल्स होते हैं उसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव साइन है। कैंसर का जो 3rd-4th स्टेज में बचना मुश्किल हो जाता है, कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि हम पहले ही डायग्नोसिस कर लेंगे। डायग्नोसिस इजी बनाने का मतलब ये हो गया, ऐसे टफ होता है तो आदमी जब दर्द होने लगता है या कुछ साइड इफेक्ट आने लगता है तब हॉस्पिटल जाता है, नॉर्मल नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप डायग्नोसिस इजी बना दें तो हर आदमी क्या करेगा कि सप्ताह में या महीने में या 6 महीने पे एक बार जाके डायग्नोसिस कराएगा। तो अगर इनिशियल स्टेज पे पता चल जाता है तो आगे का जो मेडिकेशन होता है वो इजी हो जाता है। तो यही ये मेन रिसर्च यही बात कर रहा है। बायोमार्कर्स क्या होते हैं? यहाँ पे बायोमार्कर्स की बात आ रही है। बायोमार्कर्स दिखाई दे रहा है ये? व्हाट इज द बायोमार्कर्स? मार्किंग एक तरीके का मार्क्स है, समझिए मार्किंग होती है। जैसे कि आपको कोई बीमारी हुआ, फिर उसके बाद एक प्रोसेस चलता है कि 6 महीने तक आप ये कंटिन्यूअसली मेडिसिन ले। बायोमार्कर से ये होता है हर स्टेज पे आपको बताएगा कि सही डायरेक्शन में आपकी दवा जा रही है कि नहीं, मार्क्स करेगा कि मार्किंग जो है सही डायरेक्शन में है कि नहीं, जहां पे भी गलत होगा वो बता देगा। तो कहीं ना कहीं जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उससे हम बायोमार्कर्स को भी और प्रिसाइज बना देते हैं। नोबल बायोमार्कर्स हम बना रहे हैं। पहले बायोमार्कर्स था वो उतना प्रिसाइज नहीं देता था, लेकिन जो नोबल बायोमार्कर्स है वो और ज्यादा प्रिसाइज होगा, वो और ज्यादा इनिशियल स्टेज से लेके हर एक स्टेज पे बताएगा कि आपका मेडिकेशन होता है ना 3 महीने बाद पता चलता है कि ये मेडिसिन सही से काम नहीं करती है, लेकिन हो सकता है आपको 2 दिन बाद ही बता दे, वो बायोमार्कर्स दिखा दे कि साइन, कि उससे इंडिकेटर दे दे कि नहीं आपका जो इम्पैक्ट है, जो सेल्स हैं या जो आपके पैथोजेन है वो सही से मर नहीं रहे हैं जिस तरीके से
एकदम देखिए जेनेटिक्स में ये जा रहा है कि एकदम लोवेस्ट लेवल पे जाके देख रहे हैं। ऐसे नॉर्मल क्या है, ऐसे तो लोग ऐसे देखते हैं कि बुखार हुआ है कि नहीं, लेकिन वो अंदर जो बैक्टीरिया है, जो पैथोजिन है, जो आपके बुखार का या कोई बीमारी है आपको उसका पहले ही बता दे, तो वो आपको ऐसे टच करके अंदाजा लगाने वाला कम हो जाएगा ना, जो हम गेस करते हैं। नॉर्मली जो है गेसिंग होती है, लेकिन जितना बायोमार्कर्स जो इंडिकेटर होता है, जैसे आपका टेम्परेचर ऐसे देखते हैं, वो भी एक तरीके का बायोमार्कर्स है, बता देगा कि आपका है कि नहीं। लेकिन बायोमार्कर्स से हम नोवेल बायोमार्कर्स कैसे ज्यादा है, जेनेटिक का यूज करके वो और प्रिसाइज लेवल पे बता देगा, और जितना प्रिसीजन होगा हमें उतना ही बेटर होगा कि जो ट्रेस कर रहे हैं कि बीमारी सही हो रही है कि नहीं हो रही है, चेंज करना है दवा, वो करना है कि नहीं करना है। आप जाते होंगे डॉक्टर दवा चेंज करता है कुछ दिन बाद। बायोमार्कर्स जो होगा, नोवेल बायोमार्कर्स, वो ज्यादा प्रिसाइजली बता देगा। चीजें क्लियर हो रही हैं? ठीक है, ओवरऑल ये यही बात कर रहे हैं। एंटी माइक्रोबायरल रेजिस्टेंस के बारे में पता है आपको क्या होता है? ये जैसे नॉर्मल आप कोई बीमारी हुआ आपके अंदर, वो पैथोजिन गया, वो बैक्टीरिया गया, ओके, उससे आपको मानिए ट्यूबरक्लोसिस हो गया, ओके। अब ट्यूबरक्लोसिस के लिए एक दवा होता है, पहले हम लोग जो कम पावर का दवा होता है वो लेते हैं कि मार देगा, ओके। मैं गया, मुझे लोगों को जनरली पता होता है कि बुखार हुआ तो पैरासीटामॉल खा लेना चाहिए, या दर्द हुआ तो आपको ये दवा खा लेना चाहिए, या छोटे मोटे डॉक्टर जो होते हैं वो बता देते हैं कि आप ये दवा ले लीजिए, वो बिना आपका रिपोर्ट जाने, टेस्ट कराए। होता है ना, नॉर्मल आप जाते हैं, दवा दे दिया। अब मानिए आपने दवा खाया, 3 दिन बाद आपकी बुखार ठीक हो गई या जो भी बीमारी है ठीक हो गई, लेकिन आपने उसके बाद खुद से दवा खरीदा था, आपने 3 दिन बाद दवा लेना छोड़ दिया। जब लोगों को आराम हो जाता है दवा नहीं खाते हैं, लेकिन हर बीमारी का एक पर्टिकुलर कोर्स होता है कि 6 दिन बाद ही आपको छोड़ना होता है। एक डॉक्टर बोलता है ना कि 3 दिन का दवा है, 5 दिन का दवा है, 7 दिन का दवा है। जब आप दवा अपने आप लेते हैं और बीच में छोड़ देते हैं, तो वो क्या होता है कि अगर 100 पैथोजिन थे, 100 बैक्टीरिया थे, 80 मर गए, 20 रह गए, तो जो 20 सर्वाइव कर जाएंगे उस दवा से, वो अगली बार जब आप वो दवा खाएंगे तो उससे मजबूत हो जाएंगे। जैसे हुआ ना, आपका किसी से कोई लड़का है, आपने उसको इतना पीटा कि वो धीरे धीरे आदी हो गया पीटने का, आज आप समझ रहे हैं, तो बाद में आप उसको डांटेंगे तो भी वो उस पर असर नहीं पड़ेगा। होता है ना, हैबिचुअल हो जाता है। पैथोजिन भी हैबिचुअल होने लगता है, तो उसके बाद क्या होगा कि वो दवा फेल हो जाएगा, वो दवा देने के बाद भी नहीं मरेगा। जैसे आप लोग देखते होंगे कि कभी कभी घर में हम लोग मॉर्टिन का कॉइल जलाते हैं, कुछ मच्छर होते हैं उसको सरवाइव कर जाते हैं, वो नहीं मरते हैं, कुछ मरेंगे कुछ नहीं मरेंगे, कहीं ना कहीं उनके रेजिस्टेंस क्षमता बढ़ गई, रजिस्ट करने की क्षमता बढ़ गई। ऐसे ही जब आपने थोड़ा और आपका ज्यादा बीमारी हुआ, फिर आपने दवा लिया और कोर्स कंप्लीट नहीं किया, फिर वो जो बैक्टीरिया रह जाते हैं वो उस दवा को रजिस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो कुछ बीमारियां हैं और कुछ जो दवाएं थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। जैसे ट्यूबरक्लोसिस की कुछ दवाएं काफी वो थी, लोगों ने टीबी हुआ, कुछ दिन कोर्स किया, फिर अपने आप छोड़ देते थे, वो हो सकता है पैसा नहीं था या वो, तो ऐसे केस में ऐसे पैथोजीन वो हो गए, डेवलप हो गए, जो नॉन मेडिसिन है। हर चीज का हमारे पास एक मेडिसिन होता है ना कि सबसे तगड़ा वाला मेडिसिन ये है, इससे तो ठीक ही होगा। जो सबसे तगड़ा वाला मेडिसिन था उसको भी वो रेजिस्ट करने लगे। इसी को कहा जाता है कि एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस हो गया ना, जैसे कि ये जो बैक्टीरिया है उसको भी रेजिस्ट कर सकता है। ऐसे केस में क्या केस था, एक है कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप ले रहे हैं, अपने मन से छोड़ दे रहे हैं। दूसरा ये है कि जो ये सब दवाएं थी वो जैसे कि होता है चिकन होते हैं, जो हेन्स होते हैं, मुर्गियां होती है, उनको जल्दी से प्रोडक्शन देने के लिए या जल्दी से ग्रोथ लगाने के लिए ये सब दवाइयां वो लोग यूज करते थे, इसका भी इम्पैक्ट आया। दूसरी चीज होती है कि जो मेडिकल जो हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें कुछ सिरिंज कुछ दवाएं रह गई, उसको सही से डिस्पोज नहीं किया, वो नदी में चली गई, फिर वापस हमारे घर में आ गई, उससे भी हमारे अंदर हो गए। ये सब रीजन है जिससे कि ये रेजिस्टेंस पैदा हो गया, उससे जो हमारी नॉन मेडिसिन है वो इम्पैक्टफुल नहीं है, वो काम नहीं कर रही है। तो इससे घाटा हो गया ना कि अब हम में टीवी हो गया, दवा कराऊंगा फिर भी नहीं बचूंगा, क्योंकि हम में वो पैथोजिन डेवलप हो गया जो रेजिस्ट कर रहा है। इज इट क्लियर? इस पे भी क्वेश्चन पूछा एक बार शायद, अच्छा इसमें नहीं ले पाया। नेक्स्ट न्यूज जो हम लोग लेंगे वो दैट इज द रेडियो एक्टिव इम्प्लांट फॉर द राइनो हॉर्न्स टू कर्ब द पोचिंग।
अब ये क्यों लगा रहे हैं, ये क्या बोल रहा है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा रेडियो एक्टिव क्लास 9 10th में, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स डिफरेंट टाइप ऑफ, जैसे कि क्या कोई एग्जांपल आपको पता है? हाँ। हम्म 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 हाँ, हाफ लाइफ पीरियड। जैसे कि सबसे बड़ा एग्जांपल आजकल ये चल रहा है कि यूरेनियम, प्लूटोनियम, ये सब है, ये सब जिनसे हम न्यूक्लियर एनर्जी बनाते हैं, न्यूक्लियर बम बनाते हैं, ये फेमस है। समझ में आ रहा है आपको क्या है? एलिमेंट्स हैं, जैसे कि कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऐसे ही एलिमेंट हायर पीरियोडिक टेबल में हायर एटॉमिक नंबर के साथ होते हैं, जो 122 से थोड़े ऊपर होते हैं। लेड से ही ऊपर होने लगता है तो हाँ, लेड के बाद से आना लगता है कि आप होते हैं, लेकिन मेन जो होते हैं, जो हमारा अभी यूज करते हैं फॉर द न्यूक्लियर वेपन्स, वो 122 के ऊपर वाले करते हैं। ओके, तो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उससे खुद अपने आप ही पार्टिकल है वो रेडिएट होते हैं आयंस के रूप में, और किसके रूप में? अल्फा रे के, अल्फा नहीं है, गामा रेज, गामा रेज होता है, अल्फा बीटा एंड गामा। ओके, तो गामा रेज के रूप में एनर्जी होती है गामा रेज। ओके, यहां पे हम कर रहे हैं, सिंपल सी है कि जो राइनोसोरस हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, कुछ कंट्रीज में ऐसा माना जाता है कि उसको अगर उसको महीन बना के और उसको मेडिसिन के रूप में यूज किया जाए तो बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज नहीं है, उसको हम इलाज कर सकते हैं। ये ट्रू नहीं है, ये मिसकंसेप्शन है। आप जाते होंगे गांव में, लोग झाड़ फूक करते हैं, उसी तरीके का एक तरीके के ये चाइना में, इंडिया में, वियतनाम में, जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं एशिया के, उसमें ऐसा मान्यता है कि हाथी का दांत का लोग ऐसे यूज कर रहे हैं और वो बहुत महंगा मिलता है। तो ऐसे में क्या करते हैं कि पोचिंग होती है। पोचिंग का मतलब, अब इतना करोड़ों रुपए मिलेगा उसके लिए तो वो मारेगा ही। जो जंगल के आसपास की जो क्रिमिनल चले जाएंगे, फिर उसको अगर गेंडा किनारे आता है तो मार के उसका सिंग काट के बेचते थे। अब ये कह रहे हैं कि उस सिंग में ये रेडियो एक्टिव मटेरियल डालना है। रेडियो एक्टिव मटेरियल से क्या होता है कि डेथ हो जाती है, पॉइजन का भी काम करता है। अगर आपने डायरेक्ट कंज्यूम किया तो इट विल बी लाइक द पॉइजन। तो ये एक तरीके से बचाने के लिए कर रहे हैं ताकि इनका पोचिंग ना हो, क्योंकि इनके नंबर्स कम हो गए हैं। एक कंडीशन आएगा कि ये विलुप्त हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट। ओके, दिस इज द मेन थिंग दैट उनका मेन एम है। ओके, हाँ, आपने सही कहा। तो वो इतने ही मतलब मात्रा में डालना है कि उन पे कोई इफेक्ट नहीं हो, उन पे इफेक्ट नहीं हो। यहाँ पे लिखा है ये चीजें, रेडियो एक्टिव मटेरियल डोज वाज सो लो that it would not affect the animal's health or the environment in any way, but it will impact the human। वो टेस्टिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आंख मूंद के लगा रहे हैं, वो ये भी टेस्टिंग कर रहे हैं कि इन्वायरमेंट पे कितना इसका इम्पैक्ट आएगा, कितना इम्पैक्ट एनिमल पे आएगा, और कितना इम्पैक्ट जो डायरेक्ट कंज्यूम करेगा उस पे आएगा। क्योंकि एनिमल तो डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर रहा, उसके स्किन में ऊपर जो जो डेड पार्ट है उस पे लगा रहे हैं, तो वो अंदर तो नहीं पेनिट्रेट कर रहा है। एक होता है ना कि रिएक्ट तभी करेगा जब आपके ब्लड से वो जुड़े, वो इतना कर रहे हैं कि ऊपर स्किन पे ही रहे। और वैसे भी जो सिंग होता है वो डेड पार्ट होता है, वो एक्टिव पार्ट नहीं होता है, उसमें ब्लड फ्लो नहीं होता है। जैसे आपके नाखून होते हैं, इसमें ब्लड फ्लो नहीं होता है, ये डेड पार्ट होता है। तो हो सकता है ये लोग ऐसा कर रहे हैं। क्लियर? इस प्रोजेक्ट को कह रहे हैं रिसोटॉप प्रोजेक्ट। ये लिख लीजिए, पूछ सकता है कि रिसोटॉप प्रोजेक्ट बहुत न्यूज में था, किससे रिलेटेड है? ओपिनियंस लार्जर डेमोग्राफी, अपोजिशंस लार्जर डेमोग्राफी, लीडर ऑफ अपोजिशंस बिग्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये मेंस में इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या बोल रहा है ये? अपोजिशंस लार्जर डेमोग्राफी, डेमोग्राफी का मतलब होता है संख्या, जनसंख्या। ओवरऑल जो डेमोग्राफी होती है वो जनसंख्या होती है। तो अभी हमने देखा है कि जो नंबर ऑफ अपोजिशंस हैं वो काफी इंक्रीज हुए हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था कि ब्रूट मेजॉरिटी थी, जो रूलिंग पार्टी थी उसके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी, मोर देन 300 सीट थे, और जो मेजॉरिटी होती है 272 है। अभी अपोजिशन के पास 234 है और बीजेपी के पास 240 है। काफी कम हो गया है, जो डिफरेंस है आसपास है, पहले तो कोई तुलना ही नहीं था। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा कि तब कांग्रेस के पास सिर्फ 52, लास्ट टाइम 52 सीट्स थे, अभी 99 हो गए। ओवरऑल जो अपोजिशन है वो 234 है। अब यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन का क्या मतलब, कैसे उनका रोल है। लीडर ऑफ अपोजिशन का जो पावर है वो कहाँ से आता है? लीडर ऑफ अपोजिशन, ये चीज बहुत क्लियर होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन है।
बहुत दिनों तक ये मेंशन नहीं था, कहीं नहीं था, लॉ भी नहीं था लीडर ऑफ अपोजिशन पे, कन्वेंशन था। पहली बार जो लॉ आया 1977 में आया, और इन्होंने कौन सा लॉ बनाया था, सैलरी एंड अलाउंस ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन इन 1977। तो पहली बार जो कोई लॉ बना जिसने रिकॉग्नाइज किया कि लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो 1977 में सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द लीडर ऑफ अपोजिशन एक्ट से बना। ओके, तो ये कभी भी पूछ सकता है कंफ्यूज करने के लिए कि लीडर ऑफ अपोजिशन कॉन्स्टिट्यूशन में है कि नहीं, तो नहीं है। ओके, फिर हुआ कि लीडर ऑफ अपोजिशन का जो रिकॉग्निशन का पावर था वो स्पीकर को दिया। स्पीकर को दिया कि वो पार्टी डिसाइड करेगा और ग्रुप डिसाइड करेगा। तो भी स्पीकर, वो कन्वेंशन था जो पहला बार नेहरू के टाइम में जो मिनिस्ट्री बनी और जो लीडर ऑफ वो बने, लीडर ऑफ वो सॉरी स्पीकर बने, उसके बाद पावर दिया कि लीडर ऑफ अपोजिशन को वो रिकॉग्नाइज करेंगे अपने डिस्क्रिशन पे। वो डायरेक्टिव था, डायरेक्शन ऑफ 121, मतलब ये कोई लॉ नहीं था, एक कन्वेंशन हो जाता है ना, एक रूल बुक, उन्होंने खुद का नोटबुक लिखा और उसमें कहा कि लीडर ऑफ अपोजिशन का जो होगा रिकॉग्निशन वो स्पीकर्स करेगा। बाद में इसका जो रिकॉग्निशन कॉन्स्टिट्यूशन में आया, 10th शेड्यूल आया। 10th शेड्यूल में डिफेक्शन लॉ लाया गया। डिफेक्शन का मतलब वही दल बदल। उसमें ये बाद में डिफाइन किया गया कि अभी भी यही बोलना है कि स्पीकर्स डिसाइड करेगा कि जो मेन लीडर ऑफ अपोजिशन होगा उसका स्ट्रेंथ जो होगा 10% होगा। लेकिन अगर 10% से भी कम हो तो स्पीकर के पास ये पावर होता है, डिस्क्रिशन होता है कि वो रिकॉग्नाइज करे। यहाँ पे टोटल यही डिस्कशन हो रहा है कि कहां से ये पावर आ रहा है, कौन डिसाइड करेगा। ओके, 10th शेड्यूल के बाद ये हुआ। क्लियर हो रहा है ये चीजें। 10% का रूल अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ये स्पीकर अपना डिस्क्रिशनरी पावर से करेगा, ये बोलना है यहाँ पे। कंफ्यूज नहीं ना हो गए कि कभी पेपर में आ जाए तो ये क्लियर हो रहा है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, किसी लॉ में भी नहीं है। ये डिस्क्रिशन का मतलब पता है क्या होता है कि खुद का अपना अनुसार डिसीजन लेना होता है ना। कि जैसे यहाँ पे मैं डिसाइड करूँ कि कोई चीज, जैसे एसी का ही डिसाइड करूँ, तो मेरे पास डिस्क्रिशन होगा कि मैं 23 डिग्री रखूँ या 24 डिग्री रखूँ, कोई लॉ नहीं है तो। आर यू गेटिंग ना? ऐसे ही डिस्क्रिशन होता है। यहाँ पे डिस्क्रिशन ये भी बोला कि लार्जेस्ट पार्टी जो है अपोजिशन पार्टी, या तो उसको करे या तो 10% पे रिकॉग्नाइज करे। तो हो सकता है कि 10% से भी कम हो, मैं चाहूँ तो करूँ। अगर बायस नहीं हूँ, अगर पार्टीजन नहीं हुआ है मेरे अंदर कि एक तरफ बायसनेस नहीं है, तो आई कुड recognize even if the 10% number is not there. फिर यहां से डिस्कशन हो रहा है कि इन द वेस्टमिनिस्टर सिस्टम। वेस्टमिनिस्टर सिस्टम क्या है? हाँ, जो इंग्लैंड का जो पार्लियामेंट है वो जिस एरिया में है वो वेस्टमिनिस्टर एरिया है, इसीलिए वो उसको वेस्टमिनिस्टर सिस्टम कहते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि जो इंग्लैंड का पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसको वेस्टमिनिस्टर सिस्टम कहते हैं। वेस्टमिनिस्टर नाम वहां से आया, उस एरिया का नाम है। जैसे इंडिया का जो हमारा पार्लियामेंट कहाँ पे है, कोस्ट रोड पे है, तो उसको या तो उसको जो बनवाया था कौन बनवाया था, लुटेन, तो लुटेनियन एरिया भी बोलते हैं, लूटियंस ऑफ दिल्ली ऐसे बोलते हैं ना, क्योंकि लूटियंस ने बनाया था। तो ऐसे ही ये सिर्फ रीजन है, एरिया का नाम है, इसीलिए वो वेस्टमिनिस्टर सिस्टम कहते हैं। ओके, यहाँ का जो सिस्टम है वहां पे ऐसा है कि लीडर ऑफ अपोजिशन जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर के शैडो के जैसे काम करता है। मतलब वो तैयार रहता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट खाली हुआ तो आई विल बी फिलिंग द सेम पोस्ट। वो हमेशा अपने पास सेम नंबर ऑफ द मिनिस्टर भी तैयार रखता है, और हर एक जो पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की बराबर वो लोग स्क्रूटिनाइज करते हैं। इसीलिए इसको शैडो कैबिनेट कहते हैं। शैडो का मतलब छाया, ये गवर्नमेंट है उसका छाया बन के हम किनारे खड़े हैं, वहां पे सिस्टम है। और वहां का जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो बहुत पावरफुल होता है। आर यू गेटिंग ना? इंडिया में हमने सिस्टम वेस्टमिनिस्टर करा, लेकिन हमने शैडो कैबिनेट का नहीं अपनाया है, हम शैडो कैबिनेट नहीं फॉर्म करते हैं। और इंडिया में दिक्कत ये है कि जैसे वहां पे नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज बहुत कम है, वहां पे क्लियर कट होता है कि ये अपोजिशन में है, ये है, बराबर होते हैं। लेकिन इंडिया में दिक्कत ये है कि मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, एक आप अपोजिशन खड़ा करके नहीं बना सकते हैं। और दिक्कत ये है कि यहाँ पे पॉलिटिकल जो 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 पार्टी पावर में होती है उसके पास हमेशा ज्यादा पावर होता है अपोजिशन से। क्यों? क्योंकि वो एक तरीके से लालच दे सकता है किसी भी अपोजिशन वाले को कि आइए आपको 1-2 मिनिस्ट्री का आपको पोर्टफोलियो दे देंगे।
तो यहाँ पे सिर्फ एक ही बार अपोजिशन स्ट्रांग होता है जब वो मिल के ये चाहे कि गवर्नमेंट गिराना है। नॉर्मली जो इंसेंटिव होता है वो जो पार्टी पावर में होती है उसके पास होती है, कभी भी कोलिशन बना के दे सकता है, तो वो अगेंस्ट में जो यूनिटी बनती है उसको बनने नहीं देता है। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? हम ये पार्लियामेंट के बारे में पढ़ रहे हैं और इंडिया में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसका कंपैरिजन पढ़ रहे हैं। उसका कंपैरिजन जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम है उससे काफी मैच करता है, लेकिन कुछ डिफरेंसेज है। वो है शैडो कैबिनेट का जो कॉन्सेप्ट है। शैडो कैबिनेट कॉन्सेप्ट पता चल रहा है क्या है? जो मिनिस्ट्री बनेगी, जैसे मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया, मेरे अंडर में 10, 15, 20 जो भी मिनिस्टर है या 50 सभी मिनिस्टर है, उतने मिनिस्टर अपोजिशन का भी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है और वो बना के रखेगा साथ साथ। यहाँ पे कोई पॉलिसी फॉर्म हो रही है, जैसे मानिए कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, ठीक है, वो अगर कोई पॉलिसी बना रही है तो अपोजिशन का भी एक मिनिस्टर रहेगा फॉरेस्ट अफेयर्स का, और वो तुरंत चेक करेगा कि पॉलिसी सही है कि नहीं, तुरंत उसका क्रिटिसिज्म लेके आएगा कि ये कमी है, वो बताएगा। यहाँ पे इंडिया में शैडो कैबिनेट नहीं है, उसको वहां पे शैडो कैबिनेट कहते हैं, कि जो एक तरफ पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में होती है वो बैठती है, ट्रेजरी बेंच कहते हैं, और एक तरफ अपोजिशन वाले बैठते हैं। यहाँ पे बराबर का एक तरीके से मिररिंग होती है, इधर इधर तैयार होते हैं, इधर तैयार होंगे कि इधर जिस दिन गवर्नमेंट गिरेगी, जैसे इंडिया में होता है गवर्नमेंट गिरा, फिर पॉलिटिकल पार्टी आपस में डिस्कस करते हैं, फिर जाके सब होता है ना, और उसके बाद भी नहीं पता होता है कि कौन मिनिस्टर क्या बनेगा। वहां पे क्लियर कट होगा कि ये प्राइम मिनिस्टर रहता है, तो वहां पे जो लीडर ऑफ अपोजिशन है तुरंत वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, बहुत क्लियर कट होती है। शैडो कैबिनेट वही कहते हैं। शैडो कैबिनेट का कॉन्सेप्ट पता चला? पूछ सकता है, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, फिर यहाँ पे बात हो रही कि इंडिया का जो पहली बार अपोजिशन का हुआ 1977 में हुआ, व्हेन वी ब्रॉट द लॉ। यहाँ पे बात हो रही है कि इंडिया में जो इश्यू फेस कर रहे हैं, जैसे आपको बताया कि दिक्कत है कि जो पार्टी इन द पावर होती है वो हमेशा से होता है कि वो क्या कहते हैं कि उनको लालच दे देगा कि आइए मैं आपको मिनिस्टर का पोस्ट देता हूं, और इसीलिए जो यहाँ पे है अपोजिशन उसके पास पावर बहुत कम होता है। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि सिर्फ एक ही कंडीशन में यूनिफाइंग होती है, जब गवर्नमेंट को गिराना होता है। यहाँ पे ओके, सीक टू रिप्लेस इट। फंक्शन ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन का क्या होता है? यहाँ पे दिया है व्हाट आर द फंक्शंस। जैसे कि किसी भी बिल पे डिबेट करना, एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। वैसे यूके का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें बहुत ज्यादा पावर दिया जाता है, वहां पे एक स्पेसिफिक तरीके से दिया जाता है कि आपको उस पर बोलना ही है। और वहां का जो लीडर ऑफ अपोजिशन है अगर वो डिमांड करेगा तो प्राइम मिनिस्टर को आना पड़ता है अपना स्टेटमेंट देने के लिए किसी टॉपिक पे। यहाँ पे इतना नहीं है। ओके, फिर यहाँ पे है कि जहाँ पे मोशन ऑफ थैंक्स है या अर्जेंट मैटर ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट है या एडमिशन ऑफ द एडजॉर्नमेंट मोशन है, ये सब कॉन्सेप्ट शायद आप लोगों को नहीं अभी लग रहा होगा। मोशन ऑफ थैंक ये होता है जैसे कि नया गवर्नमेंट बना, नया गवर्नमेंट के बाद प्रेसिडेंट अब एक दिन स्पीच देती हैं, उसको कहते हैं मोशन ऑफ थैंक। वो स्पीच में ये बताएंगी कि जो गवर्नमेंट अभी फॉर्म हुई है, जैसे मोदी जी की गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, उनकी एक प्रोग्राम पॉलिसी होगा ना कि 1 साल 2 साल 5 साल हम ये करेंगे। तो मोशन ऑफ थैंक्स में जो प्रेसिडेंट आएगा पार्लियामेंट के सामने आके बताएगा कि हमारा 1 साल का प्लान क्या है। पूरा देश सुनता है मोशन ऑफ थैंक्स के थ्रू, और इसको पास होना काफी इंपॉर्टेंट होता है। मोशन ऑफ थैंक्स समझ में आ रहा है क्या है? इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के पास गवर्नमेंट फॉर्म हो गई, अब जो पहला मीटिंग होगा उस दिन प्रेसिडेंट आएंगे। प्रेसिडेंट ही तो हेड ऑफ स्टेट होते हैं ना, गवर्नमेंट को तो वही रिप्रेजेंट करते हैं, उनके अंडर में ये लोग हैं, मतलब जो पेपर पे है तो प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट है, पावर तो पूरा पॉलिटिकल पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होता है। तो यहाँ पे जो मोशन ऑफ थैंक्स होगा वो प्रेसिडेंट आके एक दिन पूरा भाषण देगा पार्लियामेंट में, और वो बताएगा कि हमारे जो गवर्नमेंट अभी फॉर्म हुई है उसका प्लान क्या है, उसके प्रोग्राम क्या है। होता है ना 1 साल आप क्या क्या करेंगे, तो इसको मोशन ऑफ थैंक्स कहते हैं। अर्जेंट मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, कभी भी कोई चीज घटना घटी तुरंत मीटिंग होती है, जैसे कहीं पे भी कोई एक्सीडेंट हो गया, कहीं पे कोई साइक्लोन आ गया, तो अगर उस पर कैसे डिसीजन लेना है उस पर, या कहीं पे कोई हाईजैक हो गया तो तुरंत मीटिंग बुलानी पड़ती है। समझ में आ रहा है ये चीज? तीसरी चीज यहाँ पे हो रहा है कि एडमिशन ऑफ द एडजॉर्नमेंट मोशन।
अगेन एडजॉर्नमेंट मोशन एक पार्लियामेंट का ही एक तरीके का मोशन पास होता है, और ये मोशन पास होते ही एक पर्टिकुलर मैटर पे ये मोशन पास होता है कि ये वाला मैटर है, इस पे डिस्कशन करना है, और पार्लियामेंट की भी जितनी भी कार्य होती है उसको रोक दी जाती है, और एडजॉर्नमेंट मोशन में जिस मैटर को की बात होती है उसका डिस्कशन स्टार्ट होता है। एडजॉर्नमेंट मोशन के लिए कम से कम 50 जो एमपी होता है उनका सपोर्ट चाहिए होता है, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जब हम लोग पार्लियामेंट पढ़ेंगे तो इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ एक तरीके से एक बेसिक्स बता रहा हूं। ओके, कमिटी टू डिटेल स्क्रूटनी, ये सब फंक्शन होते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन के। हो गया। यहां पे अब बात हो रही है कि ब्रिटिश ट्रेडिशन में क्या है। जैसे अभी मैंने बताया कि ब्रिटिश ट्रेडिशन में जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है उसको प्रॉपर टाइमिंग दी जाती है, और वो किसी भी मैटर पे, जैसे नॉर्मल इंडिया में होता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन को कभी इंटरवीन करना है पार्लियामेंट में तो नोटिस देना पड़ेगा स्पीकर के पास, आफ्टर दैट ही कैन इंटरवीन। लेकिन जो ब्रिटेन में होता है विदाउट एनी नोटिस इंटरवेंशन हो सकता है। यहां तक कि वो चाहे तो किसी मैटर पे चाहता है कि प्राइम मिनिस्टर आके स्टेटमेंट दें तो उनका प्रेजेंस को वो कंपलसरी बना सकता है टू डिबेट एनीथिंग। इंडिया में नहीं है, राहुल गांधी ऐसा नहीं है, अभी लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिए गए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो डिमांड करेंगे तो मोदी जी आएंगे। अभी आपने देखा कि मणिपुर का इतना इश्यू था, पूरा अपोजिशन बोल रहा था मोदी जी बोलिए बोलिए, कहाँ बोले, नहीं बोले ना। तो ये यहाँ पे है कि वहां पे अगर फोर्स करना चाहे लीडर ऑफ अपोजिशन तो फोर्स कर सकता है। क्लियर हो रही है चीजें? तो कहीं ना कहीं वहां का पावर ज्यादा है ना लीडर ऑफ अपोजिशन का। फिर यहाँ पे बोलना है कि अकॉर्डिंग टू देयर ट्रेडिशन जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या प्लान बना रहा है, क्या पॉलिसी गवर्नमेंट की चल रही है, वो लीडर ऑफ अपोजिशन को प्राइवेटली बुला के बताता रहता है ताकि देश एकजुट रहे। यही है ना, आप अपोजिशन इंडिया में है लेकिन बाहर में तो आप अपोजिशन ही है ना, इंडिया में तो बाहर तो आप इंडियन ही है। तो कहीं ना कहीं वहां पे ये चीजों का ख्याल रखा जाता है कि दुश्मनी जो है वो सिर्फ पॉलिटिकल स्तर पे रहे, पर्सनल स्तर पे नहीं रहे कि आप हर जगह एक दूसरे के खिलाफ ही खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर उनको इन्फॉर्म करता है डायरेक्ट बुला के, एंड एक चैनल बना रहता है प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन के बारे में, ताकि ये ना पता चले कि फॉरेन से कोई आ रहा है, अपोजिशन को पता ही नहीं चल रहा कि क्या हमारी गवर्नमेंट कर रही है, वहां की वेल इन्फॉर्म्ड रहती है। इंडिया में भी इन्होंने कहा कि नेहरू के टाइम में इन्होंने ऐसा करने की, ऐसा ट्रेडिशन लाने की कोशिश किया था। वो हमेशा अपने लीडर ऑफ अपोजिशन, भले वहां पे नहीं थे लेकिन जो भी मेजर पार्टी थी, क्योंकि उस समय जब पहली बार कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी थी तो लीडर ऑफ अपोजिशन कोई नहीं था, क्योंकि काफी अपोजिशन में जो लोग थे, अगेन सीटें काफी कम थी। तो वहां पे तो भी जो अपोजिशन की बड़ी पार्टियां थे उनकी लीडर को वो बुला के बोलते रहते थे। ओके, यहां तक कि नेहरू, जैसे इन्होंने दिया है कि कोई मिनिस्टर, जैसे होता है कि नॉर्मल जिसकी मिनिस्ट्री होती है, कभी पार्लियामेंट में सफाई मांगी जाती है तो वो मिनिस्टर देता है। जैसे जल शक्ति मंत्रालय है, अगर पानी की कमी क्यों दिल्ली में है उस पर बोला जाएगा तो जल शक्ति मंत्रालय के मिनिस्टर बोलेंगे। लेकिन नेहरू अगर वहां पे बैठे रहते थे और उनको लगता था ये थोड़ा सा कम बताया, लोगों को और जानने की जरूरत है, तो नेहरू खुद इंटरवीन करके वो उसका जवाब देते थे। जब भी मिनिस्ट्री का कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता था ऐसे सेशन में नेहरू इंश्योर करते थे कि ही विल बी इन टू द पार्लियामेंट एंड ही विल बी रिप्लाइंग द ऑल द क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हमारा जो ट्रेडिशन था वो स्टार्टिंग में बनाने की कोशिश की गई थी, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, लेकिन अभी हमने देखा है कि जो टॉलरेंस का लेवल है वो थोड़ा सा वो नहीं रहा, उतना नहीं है। तो यही लास्ट में इन्होंने कंक्लूड किया है कि हमें कहीं ना कहीं जो डिसेंट है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो ट्रेडिशन बन जाए। डिसेंट होना चाहिए लेकिन डिसेंट इस तरीके से होना चाहिए कि कहीं ना कहीं फंक्शनिंग भी चलता रहे पार्लियामेंट का स्मूथ मैनर में। वही यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि अभी यही बार बार हो रहा है कि जो डिमांड ये लोग कर रहे हैं कि मतलब कि जो फंक्शनिंग हो वो नॉर्मल हो। इस पे एक क्वेश्चन है, ये नोट डाउन कीजिए, कल लिख के लाइएगा आप लोग। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन in Lok Sabha. How does the role of leader of opposition influence parliamentary proceedings and the democracy in India? 250 वर्ड, 15 मार्क्स। लोकसभा में विपक्ष के नेता के महत्व का चर्चा करें
लीडर ऑफ अपोजिशन की भूमिका भारत में संसदीय कार्यवाही और लोकतंत्र को कैसे प्रभावित करती है? अभी तो डिस्क्रिशन तो यही है, लेकिन अगर 10% है ऑलरेडी जब दिया हुआ है इसमें भी 10 शेड्यूल में भी, तो अब तो बनाना पड़ेगा ना। नहीं बनाएंगे तो ओवरऑल क्रिटिसिज्म हो जाएगा। फोर्स तो है नहीं, आम जनता को भी तो लगेगी। वो तो अपोजिशन को पे पास सिंपैथी ज़्यादा जाएगी ना भी बनाए तो। और दूसरी चीज ये हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट अपना देगा इंटरप्रिटेशन। सुप्रीम कोर्ट क्यों बैठता है? सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा संस्था है जो पढ़ के बताने के लिए है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है और लॉ बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का काम है जब लड़ाई होने लगे डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में, वो लोग जाएं, सुप्रीम कोर्ट किताब खोलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेगा, वो बताएगा कि ये चीज़ सही है तो वही होगा। जहाँ पे भी कंफ्यूजन वॉगनेस आती है वो केस सुप्रीम कोर्ट में होता है और सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है। सुप्रीम कोर्ट इज द इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, तो वो वही डिसाइड करेगा। अभी तो ये है कि बनाना पड़ेगा, इतना ब्लाइंड, इतना भी नहीं है कि हमारे वहाँ की एकदम ब्लाइंडली वो हो गया है। अब जो रूल है, जो ट्रेडिशन है, उतना तो मानना पड़ेगा। इससे घाटा जो पावर, पार्टी इन द पावर है उसको होगा ना। होगा कि नहीं होगा वो तो करने को कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि आम जनता उसको कैसे लेगी, ये बात है। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसमें कैसे स्टार्ट करेंगे? लोकसभा में विपक्ष के महत्व पर चर्चा करें। स्टार्ट कैसे करना है? हाँ, कॉन्टेक्स्ट स्टार्ट कर देंगे कि अभी जो है लीडर ऑफ अपोजिशन जो है पहली बार 10 साल बाद रिकॉग्नाइज हुआ है। पहली बार जो है अपोजिशन भी लग रहा है कि अपोजिशन है ये। फिर उसके बाद फंक्शन में इंटर करेंगे कि फंक्शंस क्या है। क्या फंक्शन है कि डेमोक्रेसी को बैलेंस बनाना, एक तरीके से रूलिंग पार्टी अपना ब्रूट मेजॉरिटी ना प्रूव करे या अपना अथॉरिटी इम्पोज ना करने लगे, तो ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देता है। और उसके बाद ये हमेशा ऑप्शन देता है कि अगर कभी इनके पास मेजॉरिटी नहीं है तो हम प्रूव करके हम बना लेंगे, एक हमेशा ऑप्शन देता है। और जैसे शैडो कैबिनेट का भी आप लिख सकते हैं कि ब्रिटेन में ये है, और उस पर आप सजेशन भी दे सकते हैं कि इंडिया भी ला सकता है। दैट इज बेटर कि इंस्टेबिलिटी कम होती है पहले से ही। अगर आपको पता है कि ऑल्टरनेटिव कौन है तो लोगों को भी डिसीजन लेने में ईजी होता है कि ये अच्छा नहीं कर रहा है, वो अच्छा आके करेगा। ओके, समझ में आ रहा है आपको? नहीं आया तो आप पूछा कीजिए। आपको हिंदी में थोड़ा सा इंग्लिश का दिक्कत है तो आप कहीं पे भी आपको दिक्कत हो रही है तो आप एक बार इंडिकेट करके पूछा कीजिए। अब तो इंग्लिश का दिक्कत नहीं आता होगा, मैं तो एकदम सिंप्लीफाई कर देता हूँ। दिक्कत आ रहा है अभी भी आपको? नहीं आ रहा है ना? चीजें समझ में आ रही हैं? द हिंदू पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, लोग जल्दी नहीं पढ़ पाते। मैं कईयों को जानता हूँ जो मतलब पीसीएस क्वालिफाई कर लिए तो भी वो कहते थे द हिंदू नहीं पढ़ पाता हूँ, क्योंकि काफ़ी ट्विस्टेड लैंग्वेज होता है और कंटेंट एक तो बहुत फुल होता है। तो ये पढ़ना ही मुश्किल है। आप लोग बैठ के पढ़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि वी आर कंटिन्यू विद दिस। मुश्किल है, लेकिन ये पेपर इतना जरूरी है कि पढ़ना पड़ता है। इतना कंटेंट होता है, इतना कंटेंट। ये पेपर ऐसा है कि आपको कभी ये नहीं देखिएगा कि जैसे और पेपर है आप देखेंगे कि उस पर एक्टर एक्ट्रेस का फोटो वोटो हमेशा दिखेगा 2-3 में। ये आज तक मैंने नहीं देखा है जब तक कोई मेजर इवेंट ना हुआ हो। जैसे नहीं होता कि नॉर्मल, इस पे एकदम हर न्यूज़ सीरियस होता है, मतलब हर न्यूज़ में कंटेंट आप ढूंढ सकते हैं, तो इसलिए ये फेमस भी है। ये न्यूज उतना रेलिवेंट नहीं है, जियोलॉजिकल लिटरेसी पे है, ये तो बहुत ऑप्शनल का सब्जेक्ट हो गया, तो वी विल नॉट गो फॉर दैट। नेक्स्ट न्यूज जो हम लोग कवर करते हैं वो करते हैं, इट इज टाइम टू रिक्लेम इट्स वॉइस ऑन तिब्बत। ठीक है, अभी बैठ सकते हैं थोड़ी देर, जल्दी जल्दी अब खत्म करता हूँ। मुझे लग रहा है 1.5 घंटे हो गए, तो आप लोग थोड़ा सा 20 मिनट में और कंप्लीट करता हूँ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बोला इट्स टाइम फॉर द इंडिया टू रिक्लेम द वॉइस ऑफ द तिब्बत। इस न्यूज में ये है कि अभी हमने देखा है कि यूएस के कुछ लॉ मेकर्स आए थे और इंडिया में आके दलाई लामा से मिलने गए। दलाई लामा से मिलने के बाद उन्होंने चाइना के भी खिलाफ कुछ उसको इंस्ट्रक्शन दिया। इस न्यूज में ये कह रही हैं, जो राइटर है वो बोल रहे हैं कि इंडिया जब तीसरे देश को, जो हम में और चाइना में लड़ाई है, यूएस को अगर हम लगे अपने से आगे आके बोलने देने, तो हमारा जो रेलिवेंस है वो कम हो जाएगा। आसपास की कंट्री लगेगा ना कि अरे इसके पास दम नहीं है तभी तो बोल रहा है। जैसा अभी हमने देखा कि मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, ये सब कहीं ना कहीं हमारे अगेंस्ट में जा रहे थे किसी किसी मैटर पे। नेपाल में काफी विरोध चला था 2015 के आसपास लेके कि आप हमारे एरिया में ये जो मधेसी है कम्युनिटी है उसका सपोर्ट कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को लेके सपोर्ट कर रहे हैं। नेपाल अगेंस्ट में था, कई बार उसने अपना विजिट पहले चाइना को किया, चाइना की तरफ उसका झुकाव हो गया था। बीच में श्रीलंका था, फिर बीच में अभी मालदीव था।
तो कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि जब आप, जैसे मैं और आपके बीच में कोई मतभेद है और मैं तीसरे को बुला के लाऊं, तो जो अन्य लोग बैठे हैं वो लगेंगे ना दम नहीं था तभी ये तीसरे को इंटर बुला के ला रहा है, तो हमारी जो है वो कम होगी। और आप अपने ही सॉइल में बुला के क्यों बोलने दे रहे हैं, ऐसा बातें ऐसे बोली जा रही है कि ठीक है जो यूएस है, यूएस क्या करता है, यूएस चीजों का फायदा उठाने की भी कोशिश करता है। वो डायरेक्ट कन्फ्रंट करने की जगह पर ठीक है, जरूरत है उसका कन्फ्रंटेशन हो रहा है चाइना से और इंडिया का यूज हो सकता है, तो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इंडिया को ये बनाए रखना चाहिए। साथ साथ इन्होंने यहाँ पे भी बताया है कि क्या कंडीशन था जब हमने तिब्बत को रिकॉग्नाइज किया। तिब्बत को अभी भी हम ऑटोनोमस एरिया ही, रीजन ही डिक्लेयर करते हैं। हमने वैसे 1994 में इन्होंने बताया था कि हमने एक्सेप्ट किया कि चाइना का पार्ट है, लेकिन ऑटोनोमी की बात हम तब भी करते थे। 1994 के बाद से 2010 तक हम कंटिन्यूअसली कह रहे थे कि ठीक है पार्ट है चाइना का। तब तक चाइना थोड़ा सा मॉडरेट था। 2010 के बाद जब चाइना एक इकोनॉमिक पावर उभर के आया है, 2000 से ही उभरना स्टार्ट किया, थोड़ा सा उन्होंने वेट किया, 2010 में जब उनको लगा कि हाँ हम अब मजबूत हो गए तो चाइना बोलना स्टार्ट किया। पहले चाइना जो अरुणाचल पे है उतना स्ट्रांग नहीं अपना स्टैंड लगता था, लेकिन 2010 के बाद उन्होंने अरुणाचल को रिकॉग्नाइज करना कम बंद किया, उसके लिए स्टेपल वीजा दे रहे थे, कश्मीर के लिए स्टेपल वीजा देना स्टार्ट किया। तब हमने तिब्बत पे भी इंडिया का जो रुख था वो थोड़ा सा एक तरीके से स्टिफ होना स्टार्ट किया। हमने भी कहा कि दलाई लामा का राइट्स है, वहाँ के लोग एक्साइल है, हम डायरेक्ट नहीं लड़ाई की बात करते हैं, हम अभी भी रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन ह्यूमन राइट जो वायलेशन हो रहा है वहाँ के लोगों को उसका मुद्दा उठाते रहते हैं। अभी जो कंटिन्यूअसली हम देख रहे हैं तो यहाँ पे ये यही बोल रही हैं कि अंडरलाइंग बाय द फैक्ट दैट द दलाई लामा ट्रेवल टू द यूएस, अभी ये बोल रहे हैं कि आप इंडिया में आके बोल रही हैं, जो वहाँ की लॉ मेकर्स हैं, जो नैन्सी कहाँ गया, वहाँ की अभी आई हुई है, जो वहाँ की फॉर्मर स्पीकर थी, हाँ नैन्सी पेलोसी थी, तो वो अभी आई हुई है इंडिया में, तो वो जाके मिली जाके दलाई लामा से यहाँ पे धर्मशाला में। अब ये कह रहे हैं कि जब नैन्सी पेलोसी यहाँ पे आई मिली, उसके अगले दिन दलाई लामा यूएस गए थे दवा कराने, तो वहाँ क्यों नहीं बोला है ना। जब आपके यूएस में आए वहाँ ये यहीं पे बोल रहे हैं कि जब नेक्स्ट डे ही विजिटेड टू द यूएस वाशिंगटन में, तो वहां बोलना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं यू आर मेकिंग द, मतलब अभी लड़ाई भी हो जाए, इंडिया कैन नॉट अफोर्ड द फाइट विद द एनी कंट्री, अभी हम डेवलपिंग स्टेज में है, अभी हम चाहते हैं कि पीसफुल लेके अपने डेवलपमेंट पे फोकस करें। हमारे पास अभी भी जो पुअर, जो पॉवर्टी है वो हाई है, जो पुअर नंबर ऑफ द पुअर से अभी भी हम 80 करोड़ लोगों को वो चावल दे रहे हैं, तब जाके वो सरवाइव कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा मेन एम जो होना चाहिए वो डेवलपमेंट में होना चाहिए। और बाद में इन्होंने कहा कि जो साउथ एशिया में इस तरीके की चीजें हैं, जो अभी कंट्रीज हैं जो हम अभी तक थोड़ा बहुत हमारे अगेंस्ट में थे, उनको लगने लगेगा कि इंडिया इज नॉट द मेन पावर। हमें ये दिखाना है कि हम रीजनल पावर है, हमारा भी यहाँ पे चलता है। ओके, तो इस पूरे एनालिसिस में यही बात हो रही है। क्लियर हो रहा है। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि क्या दिक्कत थी, जैसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, खालिस्तान का सेपरेटिस्ट इशू है, वो भी तो यूएस उठा रहा है। यूएस के साथ हमारा उतना नहीं है, यूएस क्या है हर कंट्री के मौके का फायदा उठाता है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि खालिस्तान का जो सेपरेटिस्ट है पन्नू वाला हमने पढ़ा, तो यूएस हमारा उठाता है। रिलीजियस फ्रीडम की बात करता है, तो यूएस ऐसा कंट्री है जो हमेशा अपने इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखता है, वो इमोशनल प्ले नहीं करता है। जैसे रसिया इमोशनली प्ले करेगा, लेकिन यूएस इज द मोस्ट प्रैक्टिकल कंट्री इन टू द वर्ल्ड। वो हमेशा देखेगा कि फायदा कहाँ पे, वो कभी भी अपना जो चेंज हो पोजीशन, वो पोजीशन चेंज कर देता है। ओवरऑल डिस्कशन इसी पे है। क्लियर। लास्ट में इन्होंने ये कंक्लूडिंग पॉइंट दिया है कि इंडिया को क्या करना चाहिए। इंडिया शुड डिसाइड अबाउट द फ्यूचर ऑफ इट्स ओन पॉलिसी, स्पेशली रिगार्डिंग द दलाई लामा। अब दलाई लामा को कितना हमें रिकॉग्नाइज करना है कि वो उत्तराधिकारी हैं, सक्सेशन के राइट्स वही हैं, वो इंडिया खुद के दम पे बोले। फिर इन्होंने कहा कि वी मस्ट move decidedly to reclaim own voice and the pace of own policy narrative without the big footed by the others। कोई और आके हमारे जगह पे अपना वो दिखाए, उससे बेहतर होगा कि हम खुद अपना वॉइस को रेज करें। नेक्स्ट न्यूज अगेन ये प्रीलिम्स के लिए है, मेनली ये 3 बार जीते हैं। 3 बार कहाँ पे जीते हैं? तीनों तरीके का जो टेनिस प्ले किया जाता है, हार्ड, ग्रास एंड द क्ले, उसका जो मेन टूर्नामेंट होता है। इसके पहले इन्होंने कौन जीता था? 22 इयर्स के एज में नडाल ने जीता है।
इन्होंने जीता है 21 ईयर के एज में। तो बस आप इतना जानिएगा कि यंगेस्ट जो टेनिस है, मेल टेनिस प्लेयर जो तीनों तरीके के 3 कोर्ट्स में जीता है, अब हो गए हैं कि अल्कारेज, ओके, कार्लोस अल्कारेज। ठीक है, ये सिर्फ याद करने के लिए, पीसेस के लिए इंपॉर्टेंट है। दिल्ली में वाटर क्राइसिस चल रहा है, ओके। अब यहां पे फाइट ये हो रही है कि दिल्ली कह रहा है कि जो और स्टेट्स हैं वहां से जो ड्रिंकिंग वाटर है वो रोक लिया जा रहा है, और मोस्टली जो आउटसोर्सिंग है, दिल्ली का तो कुछ सोर्स है नहीं, ऐसे और भी स्टेट्स हैं, हिमाचल के पास खुद के रिवर हैं जो वहीं से जनरेट हो रहे हैं, ऊपर हरियाणा के पास भी एक सोर्स ज़्यादा है, ब्यास का है कहीं ना कहीं, ओके। लेकिन दिल्ली का जो है डिपेंडेंसी है, और दूसरी बात यह है कि दिल्ली में जो डिमांड है बहुत हाई है। अब ये आरोप इन पे लगा रहे हैं, और जो है वो कह रहे हैं कि दिल्ली का जो गवर्नेंस सिस्टम है, वहाँ का जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं वो अच्छे से फंक्शनल नहीं है। दिल्ली का जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं दैट इज नॉट वर्किंग, देयर इज द लीकेज, लॉट ऑफ लीकेज की बात हो रही है कि शॉर्टेज इज ड्यू टू द लीकेज, ओके। बिसाइड दैट जो प्राइवेट प्लेयर, जो प्राइवेट है वो पानी लेके बेच रहे हैं, दिल्ली में बहुत महंगा पानी बिकता है, ड्रम के हिसाब से वो लोग बेच देते हैं। तो वहां पे जो पाइपलाइन, जो वाटर्स है, एक तो पाइपलाइन को जो मेंटेनेंस है वो सही से नहीं हो रहा है, दूसरी जो प्राइवेट प्लेयर्स है वो काफी ज्यादा उस वाटर्स को बेच रहे हैं। तो इन सब चीजों पे ध्यान देने के बजाय आप कोर्ट में जाके दूसरों पे आरोप लगा रहे हैं। तो सजेशन क्या दिया जा रहा है? सजेशन ये दिया जा रहा है, राजेंद्र सिंह का नाम आपने सुना है, बहुत फेमस है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए, ही इज फेमस, राजेंद्र सिंह, इनको अवार्ड भी मिला है टू कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट के लिए, ओके। तो इन्होंने, इनको वाटरमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, तो ये आप नाम याद रखिएगा, राजेंद्र सिंह, ही इज नोन एज द वाटरमैन ऑफ द इंडिया। इन्होंने कहा कि पहली बात जो है, दिल्ली को जो फर्स्ट फोकस एरिया होना चाहिए वो ड्रिंकिंग वाटर की तरफ होना चाहिए, कि वो वाटर की जो नीड है उसको फुलफिल करे। सेकंड पे उसको जाना चाहिए कि जो अदर्स नीड है फॉर द इरिगेशन एंड फॉर द अदर्स वर्क सच एज द इंडस्ट्री, आपको उस पर बाद में फोकस करना है। दूसरी चीज ये है कि जो रिसाइकिल एंड द रीयूज का प्रिंसिपल है उसको इंप्लीमेंट करें। एंड थर्ड, जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उनको आपसे फिर से रिपेयर करा के उनको आप फंक्शनल बनाइए। दिस इज द सजेशन। इन्होंने और भी एग्जांपल दिया, जैसे असोला का जो भाटी माइंस है जहाँ पे खोद के निकाल दिया है पत्थर होता है, उसको आप रिजर्वायर के रूप में यूज कर लिया, ऑलरेडी आपके पास लो लाइंग लैंड है, क्लीन करा के आप जब रिजर्वायर उसमें आप कलेक्ट कर सकते हैं। जो अरावली का बेल्ट है, आपको पता होगा कि अरावली का जो एक्सटेंशन आता है वो दिल्ली तक आता है, अरावली जो माउंटेन है उसके कुछ पार्ट, जो ओल्डेस्ट पार्ट है वो दिल्ली तक आते हैं। उस एरिया में रिचार्ज की आप करा सकते हैं ग्राउंड वाटर का, ओके। एंड जो यमुना का फ्लड बैंक है वहां का भी वाटर को आप वाटर बैंक में कन्वर्ट कर, क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी फ्लड आएगा, दिल्ली में भी फ्लड आता है, लेकिन जब नीड होती है, जब पीक सीजन आता है तब उनके पास वाटर नहीं आता है। तो जब फ्लड कंडीशन है तो क्यों नहीं उसको आप एक तरीके से वाटर बैंक के रूप में यूज करें। आप यमुना को मैंने इंक्रोच कर लिया है, वहां पे पूरी बिल्डिंग बना ली, अब बिल्डिंग बना लिया तो जो स्टोरेज है यमुना में भी ज्यादा नहीं होती है, फ्लड आएगा उसके बाद सूखा पड़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि इसको मेंटेन करके इसको वाटर बैंक के रूप में आप यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो इशू ये है और वहां पे सॉल्यूशन है। सोलर जो पोटेंशियल है इंडिया का, यहां पे डिस्कशन हो रहा है कि क्या, कैसे हमने स्टार्ट किया, जो हमारी नीड है, जो हम कितना टारगेट कर रहे हैं बाय 2030, 500 गीगावाट की बात कर रहे हैं। 500 गीगावाट में नियर अबाउट सोलर कंपोनेंट का जो हिस्सा है 280 है। और अभी जो रिसेंट का न्यूज है, जो रिसेंट हम लोग अचीव किए हैं 11.85 टोटल इंस्टॉल सोलर रूफटॉप जो पोटेंशियल है। डिमांड क्या है हमारा एम और कितना गैप आ रहा है, दैट इज ह्यूज, ओके। फिर हम देखते हैं कि जो हमारा यहाँ पे दिया है कि कौन सा सोलर एनर्जी के लिए पहला स्कीम कौन सा था। जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन 2010 में स्टार्ट किया था। उन्होंने एम कितना किया था, 20 गीगावाट। मोदी जी आए, मोदी जी ने कितना का एम किया, 100 गीगावाट। लेकिन अचीवमेंट क्या है, अचीवमेंट इज स्टिल नेग्लिजिबल। अभी हमने स्टार्ट किया है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, इसमें क्या हम बोल रहे हैं
कि हर जो हाउस होल्ड है उसके घर पे हम सोलर टॉप लगा देंगे। व्हाट इज द सोलर रूफ टॉप? हर घर के ऊपर लगा देंगे। फिर इन्होंने कहा कि 300 यूनिट तक फ्री कर देंगे और 300 यूनिट के बाद जो आएगा उसको मेन कनेक्ट ग्रिड में कनेक्ट करेंगे और जो जो भी एक्स्ट्रा आएगा कनेक्ट करके हम सप्लाई करेंगे और कुछ बेनिफिट जो है वो हाउस होल्ड को भी उसमें शेयर करेंगे। इन्होंने कहा कि हम सब्सिडी देंगे जो हाउस होल्ड है उसको लगाने के लिए, और लगवाने के लिए गवर्नमेंट की जो एजेंसीज होंगी उनको भी सब्सिडी एंड फंडिंग दिया जाएगा। यहाँ पे इन्होंने बोल के रखा है। ओके, फिनेंशियल असिस्टेंस टू द कंज्यूमर के लिए भी इन्होंने पैसा दिया है बजट में, एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगी वो दोनों मिलके दोनों के लिए इंसेंटिव दिया गया है। तो आपको ये लिखना है प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना क्या एम करता है कि 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी एवरी मंथ। दिस इज द मेन थिंग। ये न्यूज में है, ये प्रीलिम्स में पूछ सकता है क्योंकि ये जब राम मंदिर का उन्होंने उद्घाटन किया था उसके 1-2 दिन बाद ही बोला था। तो दैट इज इन टू द न्यूज। ओके, अभी क्या बोल रहे हैं कि अभी हमें क्या जरूरत है, जो हमारा गैप आ रहा है उसको भरने के लिए यहाँ पे सजेशन दिया गया है। पहली बात इन्होंने कहा है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे सोलर टेक्नोलॉजी नहीं है इंडिया में। मेनली हम लोग डिपेंडेंट हैं जो या तो चाइना से खरीद के ला रहे हैं या तो यूएस से खरीद के ला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इस पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है। एनर्जी स्टोरेज का सोल्यूशन नहीं है। जो बैटरीज हैं जो नीड होता है, आखिर में आप सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करने पे कहीं ना कहीं बैटरी में स्टोर करेंगे, वो टेक्नोलॉजी नहीं है, उसका हमें खोज करना है। और जो ग्रिड कनेक्टिविटी है, आप तो पैदा तो कर रहे हैं लेकिन ग्रिड कनेक्टिविटी जहां से आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को, वो इंफ्रास्ट्रक्चर लैकिंग है। तो कहीं ना कहीं इन तीनों चीजों पे करना है। एंड इन्वेस्टमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द दोज हु आर वर्किंग फॉर दिस एरिया। तो इन्होंने सूर्य मित्र का एक कॉन्सेप्ट लाया है। तो इस पे अगर वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं तो सोल्यूशन मिल सकता है। तो दिस इज द कंक्लूडिंग पॉइंट। और भी यहाँ पे ग्रिड इंटीग्रेशन की बात हो रही है। ग्रिड इंटीग्रेशन क्या है? डिफरेंट एरिया का कनेक्टिविटी होगी। अगर कहीं ऊपर नीचे है, कहीं प्रोडक्शन कम है, कहीं लेवल है, तो कहीं ना कहीं उसको एक स्टैंडर्ड पे लाना होगा कि अगर 240 वाट का ग्रिड है तो हर एरिया में वो 240 वाट का ही हो। ये सब यहाँ पे सजेशन है। तो इसको आप जब भी आंसर लिखेंगे कि सोलर एनर्जी में क्या कॉन्सर्न है और क्या उसका सोल्यूशन है, तो वे फॉरवर्ड में ये वाला पार्ट आएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? मेनली इसमें ये जो दो ये स्कीम है ये आप ध्यान में रखिएगा। बैटरी में तो लिथियम की जरूरत पड़ती है। हाँ, नहीं, अगर लिथियम का कब यूज होता है? बैटरी ही बनाने में यूज होता है। सिंगल तो लिथियम काम नहीं करे। हाँ हाँ, तो यही तो बात हो रही है कि स्टोरेज का ही दिक्कत है ना यहाँ पे। एनर्जी स्टोरेज सोल्यूशन नहीं है ना। लिथियम बैटरी के लिए यूज होती है, लेकिन यही है कि उसका जो एक तो इंपोर्ट करना पड़ता है और दूसरी चीज है नहीं है, और दूसरी चीज ये है कि कॉस्टली बहुत होती है। तो उसीलिए सोल्यूशन नहीं है। ये फेलियर का एक रीजन है कि हम तो ऊपर ऊपर कंपोनेंट खरीद के ला रहे हैं लेकिन हमारा खुद का टेक्नोलॉजी नहीं है। यहाँ पे ये सब चीजें हो रही हैं। सोलर टेक्नोलॉजी मेन इशू है। नेक्स्ट न्यूज जो बस ये लास्ट देख के हम खत्म करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड, इसका सिर्फ कॉन्सेप्ट बताता हूँ। बॉन्ड क्या होता है? व्हाट इज द बॉन्ड? हाँ, हम्म 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 हम्म। आप बताइए। हम्म हम्म हाँ, सिंपल सी चीज। बॉन्ड कुछ नहीं होता है। जैसे मैं आपको एक बॉन्ड दूं, मैं क्या करूं, एक पेपर पे लिख के दे दूं कि आप मुझे 100 रुपए दीजिए और मैं आपको 3 साल बाद 120 रुपए दूंगा और हर साल आपको 5 रुपए भी देते रहूंगा। एक बस उस पर साइन करके दे दूं और आप मुझसे हमेशा हर साल आ जाए मांगने 5 रुपए, और 3 साल बाद वो वापस पेपर करें और आपको जो मैंने प्रॉमिस किया वो दिया है, तो वो बॉन्ड हो जाएगा। बॉन्ड इज नथिंग बट ए
प्रॉमिस्ड पेपर, इसको प्रॉमिसरी नोट्स भी कई बार कहते हैं, कि प्रॉमिस हम करेंगे कि आपको देंगे और क्या क्या देंगे ये उसमें लिखा रहेगा। उसका जो ड्यूरेशन होता है कि 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल बाद जो आपको मैं 100 के बदले 150 या 160 दे रहा हूँ, वो मेच्योरिटी पीरियड होता है। मेच्योर होगा तभी आपको पैसे मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे मुझे कहीं रोड बनाना है, और इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड की एक खासियत स्पेसिफिक होती है कि ये लॉन्ग टर्म होता है। जैसे रोड बनाने में 10 साल लग जाते हैं और तुरंत इनकम नहीं आता है, उसको इनकम आने में भी टाइम लगता है और पेमेंट करने की कैपेसिटी भी थोड़ी सी डीले होकर होती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मुझे कोई भी क्रिएट करना है, जैसे कि गवर्नमेंट को अगर कोई रेलवे स्टेशन बनाना है, एयरपोर्ट बनाना है, उसके लिए अगर बॉन्ड स्टार्ट कर दे, या म्यूनिसिपैलिटीज जो म्यूनिसिपल बॉडीज हैं, नॉर्मली ये एक उधार लेने का तरीका है। और उधार लेने का तरीका क्या है कि पेपर पे लिख के मैं आपको दूंगा, आप मुझे पैसा देंगे, आम जनता पैसा देती है, बाहर विदेशी लोग भी आएंगे, इंडिया के पैसे में कन्वर्ट करके देंगे, क्योंकि अगर उनके पास ज्यादा, क्योंकि उनको इंटरेस्ट मिला है ना। आपको फायदा ये है कि आपको एक इनकम है, इनकम का स्रोत है, और मुझे क्या फायदा है, मुझे एक ही बार पैसा मिल जा रहा है ताकि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर करूं, बाद में मैं भी कमाऊंगा। तो दोनों का है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड ये होता है कि मेनली रिलेटेड टू द इंफ्रास्ट्रक्चर एरिया, और ये प्राइवेट प्लेयर भी दे सकते हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भी दे सकती है, और जो गवर्नमेंट और एट द डिफरेंट लेवल वो भी दे सकते हैं। बस यही कॉन्सेप्ट है। क्लियर हुआ? कॉफी के बारे में है। कॉफी का सिर्फ बेसिक्स ये मैं बता दूं कि कॉफी जो वर्ल्ड में होता है, ब्राजील में सबसे ज्यादा है और इंडिया 6ठे नंबर पे है इस समय। कुछ फैक्ट्स है वो नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। वैसे इसको, हाँ, इंडिया का एक्सपोर्ट, एक्चुअली इंडिया में जो कॉफी का प्रोडक्शन होता है वो बेस्ट क्वालिटी ऑफ द वर्ल्ड होता है। भले हम 6ठे नंबर पे हैं, इंडिया इज ऑन द 6th पोजीशन, 8th पोजीशन, 6 पे था ना। ब्राजील पहले पे है, ये तो सही है, क्या गलत है? इंडिया 5th 6th पे थी शायद, पता नहीं, अभी डेटा मैच करता हूँ यहाँ पे कैसे ऐसे दिया है, मैं एक बार मैच करता हूँ। ओके, 6ठे पे होना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। एनसीईआरटी में तो 6ठे पे है, ये जहाँ से लिया गया है, हो सकता है वो गलत दिया हो। ठीक है, इंडिया पहले पे नहीं है। और जो सबसे बेस्ट होता है अरेबिका एंड रोबस्ता, सबसे जो महंगा मिलता है वो इंडिया में प्रोड्यूस होता है। तो इंडिया में कम होने के बाद भी इंटरनेशनल मार्केट में हमारा डिमांड ज़्यादा है, क्योंकि हम जो करते हैं वो बेस्ट क्वालिटी का करते हैं। और इंडिया में जो टॉप प्रोड्यूसर है कर्नाटका है, 70% कर्नाटका से होता है, दूसरे पे केरला है नियर अबाउट 20%, एंड तीसरे पे तमिलनाडु है। इन्हीं का 3 मेजर प्रोड्यूसर है। ओके, बस इतना ही जानिए, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। अभी जो इंडिया का है वो फ्लेवर या टेस्ट में एवरीथिंग में सबसे बेस्ट है। तो हमारा जो एक्सपोर्ट है, मैक्सिमम हम एक्सपोर्ट कर देते हैं अपने क्वालिटी का। टी में भी देखिएगा, हमारी जो क्वालिटी है टी में भी बहुत अच्छी है, और टी में हम लोग जो पीते हैं वो सबसे लो क्वालिटी वाला पीते हैं। इंडिया में जो कंज्यूम के लिए रखा जाता है लोवेस्ट क्वालिटी रखा जाता है, जो बेस्ट क्वालिटी है दैट इज बीइंग एक्सपोर्टेड, मैक्सिमम एक्सपोर्ट होता है। दिस इज द मोर देन सफिशिएंट, इतना ही आपके लिए सफिशिएंट है। नेक्स्ट, जो नाटो के चीफ हैं, किसको किया है? मार्क रुट, एंड ये कहाँ के पहले डच प्राइम मिनिस्टर है। डच कौन है? नीदरलैंड। नाटो का जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है? गुड, ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है, वहीं पे। और क्या कितने नेशन है? 32 नेशंस। वेस्टर्न एलाइड है, अलायंस है। किस प्रिंसिपल पे बेसिस है? क्या प्रिंसिपल है नाटो का? बहुत सही, कलेक्टिव डिफेंस इसको कहते हैं। ये जो प्रिंसिपल है कलेक्टिव डिफेंस है। जैसे एक पे अटैक हुआ तो ऐसा माना जाएगा कि सब पे ये अटैक हुआ है। तो दिस इज द प्रिंसिपल, दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द कलेक्टिव डिफेंस। क्लियर? लास्ट न्यूज यहाँ पे नीचे बेसिक दिया है, एक बार आप लोग घर पे भी बैठ के देख लीजिएगा। अच्छा, लास्ट न्यूज क्या था? ये यहाँ पे नहीं है, ईरान वाला जो है यही है। ईरान presses on with the crackdown over the head scarf ahead of the presidential poll. हेड स्कार्फ जो बुर्का होता है, ये लोग पहने हैं, इन्होंने नहीं पहना है। ओके, ईरान में विरोध ये चल रहा है कि वहाँ की जो वीमेंस है वो कह रही हैं कि हमारी अपनी इच्छा पे होना चाहिए, अगर पहनना है नहीं पहनना है वो हम डिसाइड करेंगे। लेकिन वहाँ पे जो रूल है वो कहता है कि आपको पहनना ही पड़ेगा।
नूर प्लान कुछ वहां पे चल रहा है, तो ये इसी से रिलेटेड है। बस एक नूर प्लान लिख के रखिए, अगर कभी पूछे कि किससे रिलेटेड है, तो ईरान में जो हेड स्कार्फ को लेके मूवमेंट चल रहा है उसको लेके चल रहा है। ये मूवमेंट कब तेज हो गया? कुछ साल पहले एक महसा अमीनी लड़की थी, 22 साल की थी, उसने मना किया कि मैं नहीं पहनूंगी। उसको पहले वो अरेस्ट किया, फिर टॉर्चर किया, उसका डेथ हो गया। उसके बाद ये इंटेंसिफाई हो गया उसके सिंपैथी में। तो ये चीजें याद रखिएगा और नूर प्लान याद रखिएगा। बस इतना ही काफी है, डिटेल में हमें क्यों जाना है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द टूडेज न्यूज। तो मुझे लगा आप लोगों को प्रोडक्टिव था। कोई ऐसा चीज जहाँ पे नहीं समझ में आया? क्लियर हो रही है चीजें? काफी कंटेंट बहुत ज्यादा है।